स्टार्ट कर देता हूँ। तो पिछली क्लास में हमने मोमेंटम कंजर्वेशन के कुछ क्वेश्चन किए थे और शायद कंसेप्ट अच्छे से पता होगा कि कभी भी ऑब्जेक्ट के बीच आपस में ही फोर्स लग रहा हो, अगर बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा हो तो सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व रहता है ना? ये बताया था। हाँ, एक और चीज बताई थी मैंने, एक्चुअली बताना भूल गया था, है ना? एक और चीज ध्यान रखना, ये बताओ, उसके भी पिछली क्लास में हमने एस सेंट्रोमास के क्वेश्चन किए थे, याद है ना? हेलो। यस और सर। पिछली क्लास में मोमेंटम कंजर्वेशन के क्वेश्चन किए थे, तो ध्यान रखना कि दोनों में क्वेश्चन सेम टाइप के होते हैं, बस एक ही डिफरेंस है कि अगर उसी क्वेश्चन में अगर दोनों, जैसे किया था ना यार, एक ब्लॉक के ऊपर ये आदमी चल रहा है तो ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा और ब्लॉक की वेलोसिटी कितनी होगी, किया था ना? यस सर। ये तो ध्यान यस रखना सर। कि पहले हमने एस सेंट्रोमास के क्वेश्चन किए थे और पिछली क्लास में मोमेंटम कंजर्वेशन के क्वेश्चन किए थे। दोनों क्वेश्चन में सेम टाइप के क्वेश्चन होते हैं, बस एक ही डिफरेंस होता है कि उसी क्वेश्चन में अगर गाड़ी का डिस्प्लेसमेंट पूछा हो तब तो एस सेंट्रोमास इक्वल m1 s1 प्लस m2 s2 अपन m1 प्लस m2 लगाते हैं, और उसी क्वेश्चन में अगर गाड़ी की वेलोसिटी पूछी हो तो मोमेंटम कंजर्वेशन लगाते हैं। ठीक है, दोनों का कंसेप्ट सिमिलर ही है, ठीक है, ध्यान रखना। सेम क्वेश्चन में अगर डिस्प्लेसमेंट पूछा हो तो एस सेंट्रोमास का कंसेप्ट, और उसी क्वेश्चन में वेलोसिटी पूछी हो तो मोमेंटम कंजर्वेशन का कंसेप्ट लगाते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो लास्ट में कुछ क्वेश्चन ऐसे किए थे जिसमें मोमेंटम के साथ साथ हम एनर्जी कंजर्वेशन भी लगा रहे थे, ठीक है? तो उसी में कुछ और क्वेश्चन करते हैं। तो इसमें स्प्रिंग मास सिस्टम पे बेस कई बार क्वेश्चंस आते हैं, है ना? उसको देख लेना। तो देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज तो मैंने यहाँ प्रॉपरली लिखी हुई है, मैं जस्ट क्वेश्चन को एक्सप्लेन ही कर। हाँ, ये क्वेश्चन की लैंग्वेज लिखी है, मैं जस्ट एक्सप्लेन ही कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। ये तो हमको दे रखा है कि स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस है और उसके ऊपर m और 2m मास के दो ब्लॉक रखे हैं, है ना? दोनों ब्लॉक को हल्की सी स्प्रिंग से जोड़ दिया है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट k नॉट है, और हमको दे रखा है कि शुरू में स्प्रिंग x नॉट जितनी खींची हुई थी, हमको दे रखा है कि शुरू में स्प्रिंग x नॉट जितनी खींची हुई थी और अब इस पूरे सिस्टम को रेस्ट से रिलीज कर रहे हैं, मतलब इनिशियली दोनों ब्लॉक की वेलोसिटी 0 है। तो तुम खुद बताओ कि बता इनको रिलीज करेंगे तो स्प्रिंग फोर्स के कारण पास आएंगे, है ना? तो यस इनको सर। रिलीज यस करेंगे सर। तो स्प्रिंग फोर्स के कारण ये पास आएंगे, फिर वापस दूर जाएंगे, फिर वापस पास आएंगे, ऐसे ऑस्किलेट करेंगे ना, है ना? दोनों ब्लॉक पहले पास आएंगे फिर दूर यस जाएंगे, सर। ऐसे ऑस्किलेट करेंगे। बस हमको पूछा है, फिर हमको पूछा है कि जिस इंस्टेंट पर स्प्रिंग अपनी नेचुरल पोजीशन या नेचुरल लेंथ से पास होगी तब हर एक ब्लॉक की स्पीड कितनी होगी, वो पूछा है। फिर सेकंड पार्ट में पूछा है कि जब दोनों ब्लॉक अपनी नेचुरल लेंथ से पास होंगे तब तक हर एक ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, वो देखना है। और थर्ड पार्ट थोड़ा और डरा दिया है। थर्ड पार्ट में हमको पूछा है कि जैसे अभी स्प्रिंग मैक्सिमम खींची हुई है, बाद में एक सिचुएशन ऐसी आएगी जब मैक्सिमम दबी होगी, तो जब स्प्रिंग मैक्सिमम दबी होगी तब हर एक ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, वो देखना है। स्टार्ट करते हैं ना यार। तो देख लेना, ये तो हमको दे रखा है कि दोनों ब्लॉक स्प्रिंग से जुड़े हुए हैं, शुरू में स्प्रिंग x नॉट जितनी खींची हुई है ना? अब दोनों ब्लॉक को छोड़ दिया तो ऑस्किलेट करेंगे। तो हमको पूछा है कि जब स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ से पास होगी तब हर एक ब्लॉक की स्पीड कितनी होगी, वो देखना है हमको, है ना? तो तुम खुद बताओ, इस बार दोनों ब्लॉक मूव कर रहे हैं ना? हेलो, ये खुद बताओ कि यस इस बार सर। दोनों ब्लॉक मूव कर रहे हैं। तो चलो मान लेते हैं कि जब स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे पास होगी तब इसकी वेलोसिटी v1 और इसकी वेलोसिटी v2 मान लेते हैं। यार ये क्या हो रहा है बार बार? ठीक है, मान लेते हैं इस जब स्प्रिंग नेचुरल लेंथ से पास होगी तो इसकी स्पीड v1 और इसकी v2। वैसे तो, है ना, वैसे तो कोई स्मार्ट पर्सन हो तो फीलिंग से ही सोच सकता है कि बताओ पहले के कंपैरिजन दूसरे ब्लॉक का मास डबल है तो डबल आलसी होगा, मतलब स्पीड आधी होगी। तो जिस इंस्टेंट पर इसकी स्पीड v1 है उस इंस्टेंट पर इसकी स्पीड उसकी आधी होगी, मतलब v1/2 होगी। सोच सकते हो ना? तो स्मार्ट पर्सन तो लॉजिकली बोल सकता है इसके कंपैरिजन में दूसरे ब्लॉक का मास डबल है तो डबल आलसी होगा, तो इनवर्सली प्रोपोर्शन स्पीड आधी होगी। जब इसकी स्पीड v है तो इसकी v/2 होगी, लेकिन चलो ज्यादा होशियारी नहीं बताते, इसको कंसेप्ट से ही करते हैं।
तो चलो मान लेते हैं कि नेचुरल लाइन पर इसकी स्पीड v1 और इसकी स्पीड v2 मान लेते हैं। बस आराम से बताओ कि इस बार भी v1 v2 दो वेरिएबल हैं, तो तब दो वेरिएबल हैं तो हमको दो इक्वेशन चाहिए और दोनों इक्वेशन शायद पता होंगी। बताओ कौन कौन सी लगाएंगे? बताओ कौन कौन सी लगाएंगे? एक तो मोमेंटम कंजर्वेशन और दूसरी एनर्जी कंजर्वेशन, सही है ना? तो बोल सकते हैं कि एक तो है ना, तो अगर दोनों ब्लॉक को एक साथ ले लें तो स्प्रिंग फोर्स छुप जाएगा। तो जो भी फोर्स लग रहा है आपस में लग रहा है, कोई बाहर से कोई पर्सन टच नहीं कर रहा है। एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं। और दूसरा, इनको छोड़ दिया मतलब ब्लॉक बिल्कुल फ्रीली मूव कर रहे हैं और फ्रिक्शन जैसा कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स भी नहीं लग रहा है, तो एनर्जी कंजर्वेशन भी लगा सकते हैं। सही है ना? हेलो? Yes, sir. ये तो बस एक तो मोमेंटम कंजर्वेशन और एक एनर्जी कंजर्वेशन। चलो सबसे पहले मोमेंटम कंजर्वेशन। मुझे कहने की जरूरत नहीं है कि दोनों ब्लॉक को एक साथ लोगे तो स्प्रिंग फोर्स छुप जाएगा। पहला ही क्वेश्चन है ना सर? हाँ, फिर बताओ जो भी फोर्स लग रहा है आपस में लग रहा है, कोई बाहर से कोई टच नहीं कर रहा है ना, एक्सटर्नल फोर्स नहीं, जैसे मोमेंटम कंजर्वेशन। तो पूरे सिस्टम के लिए पी टोटल इनिशियल इक्वल टू पी टोटल फाइनल। पहले इनिशियल मोमेंटम तो था, इनिशियली दोनों रेस्ट से स्टार्ट हो रहे थे तो इनिशियल मोमेंटम 0 इक्वल टू फाइनल मोमेंटम होता इस इंस्टेंट पर इसकी स्पीड v1 हो गई है, इसका मोमेंटम कितना होगा m इंटू v1 और इसकी वेलोसिटी v2 पीछे की ओर है, तो इसका मोमेंटम होगा 2m इंटू माइनस v2। इसको सॉल्व कर लेना, है ना? इसको सॉल्व करोगे तो वही तुम्हारे पास आएगा v2 इक्वल टू v1 बाय 2, ये आ जाएगा। ठीक, लेकिन ये तो हमने अपनी अनपढ़ बुद्धि से ही सोच लिया था कि पहले के कंपैरिजन में दूसरे का मास डबल है, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल स्पीड आधी होगी। बाकी मैथमेटिक्स ने ही बता दिया। और बताओ दूसरी इक्वेशन क्या लगाएंगे, कौन सी बताओ? एनर्जी कंजर्वेशन। Energy तो ये बोल सकते हैं कि पूरे सिस्टम को छोड़ दिया मतलब फ्रीली मूव कर रहा है और सरफेस स्मूथ है मतलब फ्रिक्शन जैसा कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स भी नहीं है। तो दूसरा एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं, है ना? वैसे तो शॉर्ट में भी लगा सकते हैं कि डिक्रीज इन पोटेंशियल इज इक्वल टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, या डर लग रहा हो तो बेसिक तरीके से लगा सकते हैं कि इनिशियल प्लस यू इनिशियल इक्वल टू के फाइनल प्लस यू फाइनल। पहले के इनिशियल तो दोनों रेस्ट से स्टार्ट हुए थे, इनिशियल इनकी वेलोसिटी 0 तो काइनेटिक एनर्जी भी 0 प्लस यू इनिशियल। तो तुम बताओ कि शुरू में स्प्रिंग एक्स नॉट जितनी खींची हुई है तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, हाफ के एक्स नॉट का स्क्वायर इक्वल टू के फाइनल। तो फाइनली इसकी स्पीड v1 है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ m v1 स्क्वायर, इसकी स्पीड v2 है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ 2m इंटू v2 स्क्वायर। और इस इंस्टेंट पर स्प्रिंग नेचुरल एंड पे आ गई है, स्प्रिंग में खिंचाव 0 हो गया है तो पोटेंशियल एनर्जी भी 0। तो बस बताओ, आराम से बताओ कि v1 v2 दो वेरिएबल है और दो इक्वेशन है, सॉल्व कर सकते हो ना? क्या करेंगे, इधर से v2 की वैल्यू निकालेंगे और इधर v2 की वैल्यू v1 बाय 2 रख देंगे। बस इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास v1 और v2 आ जाएगा। मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, इसको तुम सॉल्व करोगे तो, है ना, कर सकते हो इतना। डायरेक्ट बता रहा हूँ कि इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास v1 तो आ जाएगा रूट 2k बाय 3m इंटू एक्स नॉट, ये आएगा। और जो v2 है वो इसका आधा हो जाएगा, है ना? आधा हो जाएगा मतलब v2 कितना हो जाएगा, रूट k बाय 6m इंटू एक्स नॉट, ये आ जाएगा। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें? हेलो? No, sir. No, sir. बस जब ये स्प्रिंग नेचुरल पोजीशन से पास होगी तब दोनों की स्पीड v1 और v2 इतना आ गया। तो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट तो कर लिया, ठीक। चलो अब क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करते हैं, है ना? तो सेकंड पार्ट में पूछा है कि जब स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ पर आ जाएगी तब तक हर एक ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा वो देखना है। अभी तो वेलोसिटी निकाली है ना, अब दोनों ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट देखना है। तो चलो मान लेते हैं, है ना, मान लेते हैं कि जब स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे आ गई है तब तक इस ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट x1 और इसका x2 मान लेते हैं। प्रॉब्लम तो नहीं है ना? मान लेते हैं कि जब स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ पे आएगी तब तक इस ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट x1 है, इसका x2 मान लेते हैं। तो x1 x2 कितने होंगे वो देखना है। ये तो मैंने अभी बताया था तुमको
कि सेम क्वेश्चन उसमें अगर वेलोसिटी पूछे तो मोमेंटम कंजर्वेशन लगाते हैं, और अगर डिस्प्लेसमेंट पूछे तो एस सेंटर ऑफ मास वाला कंसेप्ट लगाते हैं, है ना? तो तुम खुद बताओ। Yes. बताइए, जो सेकंड पार्ट है उसमें भी x1 x2 दो वेरिएबल है। वैसे तो कोई चालाक हो तो दो वेरिएबल रहेंगे ही नहीं। तुम खुद बताओ कि लकीली दोनों रेस से स्टार्ट हो रहे हैं। पहले की कंपैरिजन दूसरे का मास डबल है तो डबल आलसी होगा, मतलब वेलोसिटी भी आधी और डिस्प्लेसमेंट भी आधा। सही है ना? तो इसका डिस्प्लेसमेंट Yes, x1 है तो इसका x1/2 ये बोल सकते हैं, ठीक है ना? लेकिन ज्यादा होशियारी। हाँ, एक और छोटी चीज बता रहा हूँ कि मैं बार-बार बोल रहा हूँ ना कि पहले के कंपैरिजन में दूसरे का मास डबल है तो डबल आलसी होगा, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनली वेलोसिटी भी आधी और डिस्प्लेसमेंट भी आधा। ये वाला जुगाड़ तभी लगता है जब इनिशियल वेलोसिटी 0 हो, है ना? बाकी हम होशियारी नहीं, शरीफों के टाइप से ही करते हैं। बस ढंग से देखो तो x1 x2 दो वेरिएबल है तो हमको दो इक्वेशंस चाहिए, और दोनों इक्वेशन तुमको पता होंगी। एक इक्वेशन तो s सेंटर ऑफ मास वाली आएगी और दूसरी इक्वेशन कॉमन सेंस से आ जाएगी, ठीक? तो चलो सबसे पहले बताओ, इस पूरे सिस्टम का कंबाइंड सेंटर ऑफ मास स्टेशनरी रहेगा या शिफ्ट होगा? हेलो, सेम आएगा। स्टेशनरी सर। स्टेशनरी रहेगा। स्टेशनरी यह तो मैंने पहले ही बताया था। मैंने पहले ही बताया था कि दोनों ब्लॉक को अगर एक सिस्टम मान लो तो आपस में फोर्स लग रहा है, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है ना? और हमको अच्छे पता है कि इस पूरे सिस्टम पर कोई है ना, लिखने की जरूरत नहीं है, पहले कर चुके हैं कि पूरे सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। इससे ए सेंट्रोमा 0 और दोनों की इनिशियल वेलोसिटी 0 है, मतलब यू सेंट्रोमा 0। तो बताओ, ए सेंट्रोमा 0 है, यू सेंट्रोमा 0, तो इस बार एस सेंट्रोमा भी 0 होगा। मतलब ब्लॉक ऑस्किलेट करते रहेंगे लेकिन उनका कंबाइंड सेंटर ऑफ मास वहीं का वहीं रहेगा। बस इन दोनों का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा वो देखना है, तो इसका x1 और x2 मान लेते हैं। बस पहले का डिस्प्लेसमेंट पता है, दूसरे का पता है, सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट पता है, तो आंखें बंद करके लिख सकते हैं कि s सेंटर ऑफ मास इक्वल टू m1 s1 प्लस m2 s2 अपन m1 प्लस m2 बोल सकते हैं ना? बस वैल्यू रख सकते हैं। यस सर। पहले एस सेंट्रोमास तो बताओ, कंबाइंड सेंट्रोमास तो बिल्कुल स्टेशनरी रहेगा, एस सेंट्रोमास तो 0 इक्वल टू m1, इसको बोल लेते हैं इसका मास m। उसके बाद s1 इसका डिस्प्लेसमेंट, तो होता इसका डिस्प्लेसमेंट x1 आगे की ओर इसलिए प्लस x1 प्लस m2 इसको बोल देते हैं तो m2 2m इंटू s2 इसका डिस्प्लेसमेंट, तो इसका डिस्प्लेसमेंट x2 पीछे की ओर है तो माइनस x2 अपन m1 प्लस m2 इसको सॉल्व कर लोगे ना, तो इसको सॉल्व करोगे तुम्हारे पास वही आएगा, है ना? इसको सॉल्व करेंगे तुम्हारे पास वही आएगा कि x2 इक्वल टू x1/2 यही आएगा, ठीक है ना? बाकी वो तो हमने अनपढ़ बुद्धि से भी सोच लिया था कि मास डबल है तो डबल आरसी होगा तो इनवर्सली प्रोपोर्शनली डिस्प्लेसमेंट आधा होगा, लेकिन जुगाड़ हम तभी लगाते हैं जब इनिशियल वेलोसिटी 0। तो ये पहली इक्वेशन तो ये आ गई। और बताओ दूसरी इक्वेशन कहाँ से आएगी? कॉमन सेंस है ना? तो चलो तुम खुद बताओ, सोच के बताओ कि शुरू में स्प्रिंग x0 जितनी खींची हुई थी और बाद में स्प्रिंग अपने नेचुरल एंड पे आ गई, तो बताओ यहां से यहां तक स्प्रिंग कितनी छोटी हुई है? x0 x0 जितनी छोटी हुई है, तो बताओ x1 प्लस x2 का एडिशन कितना होना चाहिए? x0 x0 होना चाहिए ना? तो दूसरी इक्वेशन कॉमन सेंस से आएगी, है ना? तो हम कॉमन सेंस, है ना, सॉरी, हम कॉमन सेंस से बोल सकते हैं कि शुरू में स्प्रिंग x0 जितनी, है ना, शुरू में स्प्रिंग x0 जितनी खींची हुई थी और बाद में स्प्रिंग नेचुरल एंड पे आ गई, तो बताओ यहाँ से यहाँ तक स्प्रिंग कितनी छोटी हुई है? x0 जितनी छोटी हुई है। तो बताओ इसका डिस्प्लेसमेंट x1 और इसका डिस्प्लेसमेंट x2 दोनों का एडिशन कितना होना चाहिए? x0, है ना? बताओ इसके डिस्प्लेसमेंट के कारण स्प्रिंग x1 जितनी छोटी हुई है, इसके डिस्प्लेसमेंट के कारण स्प्रिंग x2 जितनी छोटी हुई है, तो बताओ स्प्रिंग टोटल कितनी छोटी हुई है? x1 प्लस x2 जितनी छोटी हुई है, और हमको दिख रहा होगा कि स्प्रिंग इनिशियल के कंपैरिजन में कितना छोटी हुई है? x0 जितनी। तो बस दूसरी इक्वेशन कॉमन सेंस से आएगी कि x1 प्लस x2 का एडिशन x0 होगा, ठीक है? तो बस आराम से बताओ कि इस बार भी x1 x2 दो वेरिएबल है और दो इक्वेशन है, बस इनको सॉल्व कर सकते हैं ना? तो बताओ इनको सॉल्व करेंगे तो तुम्हारे पास x1 तो 2x0/3 आएगा और x2 अपने पास इसका आधा आएगा, मतलब x0/3 आएगा। हो जाएगा ना? हेलो, यस सर। हाँ, तो देखो
ये तो हमने क्वेश्चन का सेकंड पार्ट किया, अब थर्ड पार्ट करते हैं। तो तुम बताओ कि इनको छोड़ देंगे तो स्प्रिंग फोर्स के कारण ब्लॉक पास आएंगे, एक इंस्टेंट के लिए स्प्रिंग नेचुरल एंड से पास होगी, लेकिन बताओ क्या यहाँ भी ब्लॉक रुकेंगे क्या? नहीं रुकेंगे और पास आएंगे, वेलोसिटी है ना अभी। Yes. ये ध्यान रखना कि छोड़ेंगे तो स्प्रिंग फोर्स के कारण ब्लॉक पास आएंगे, मीन पोजीशन पर दोनों की वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, लेकिन अभी काफी सारी वेलोसिटी है तो रुकेंगे नहीं और पास आएंगे। और एक सिचुएशन ऐसी आएगी जो स्प्रिंग मैक्सिमम कंप्रेस्ड होगी, है ना? और कोई स्मार्ट पर्सन तो फीलिंग से ही बोल सकता है कि शुरू में मैक्सिमम स्ट्रेचिंग एक्स नॉट थी, तो बाद में मैक्सिमम कंप्रेशन भी एक्स नॉट ही होगा, है ना? तुम खुद बताओ कि जब स्प्रिंग मैक्सिमम कंप्रेस्ड होगी ना, तो तब भी एक इंस्टेंट के लिए दोनों की वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो बताओ शुरू और ये मैक्सिमम खींची और मैक्सिमम कंप्रेस पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी सेम है तो पोटेंशियल एनर्जी भी सेम होगी। मतलब शुरू में स्प्रिंग एक्स नॉट जितनी खींची हुई है तो मैक्सिमम कंप्रेशन पर स्प्रिंग एक्स नॉट जितनी दबी होगी, ठीक है? तो तब तक दोनों ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा वो देखना है बस। तब तक भी मान लेते हैं कि इसका डिस्प्लेसमेंट x1 और इसका x2, यहाँ भी दो वेरिएबल है तो दो इक्वेशन। बताओ पहली इक्वेशन तो वही आएगी x2 इक्वल टू x1/2, सही है ना? हेलो, Yes, sir. ये तुमको पता है कि वही इनका सेंटर मास स्टेशन ही रहेगा, तो एस सेंटर मास 0, m1 m s1 की जगह वही प्लस x1, m2 2m s2 की जगह माइनस x2 अपन m1 प्लस m2। और बताओ अभी भी सेंटर मास स्टेशन ही रहेगा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो पहली इक्वेशन तो वही आएगी x2 इक्वल टू x1/2, यही आएगी। और दूसरी इक्वेशन बताओ, अब x1 प्लस x2 का एडिशन कितना होगा? x0 या 2x0? मतलब मैक्सिमम कंप्रेस जो पोजीशन होगी तब x1 प्लस x2 का एडिशन कितना होगा? 2x0, है ना? लॉजिकली बोल सकते Yes, sir. हैं कि बताओ शुरू में स्प्रिंग x0 जितनी खींची हुई थी और लास्ट में स्प्रिंग x0 जितनी दबी होगी, सही बोला ना? कि शुरू में स्प्रिंग Yes, x0 sir. जितनी खींची हुई है और जब मैक्सिमम कंप्रेशन होगा तो स्प्रिंग x0 जितनी दबी होगी। तो तुम बताओ यहां से यहां तक स्प्रिंग कितनी छोटी हुई है? 2x0 जितनी छोटी होगी, सही है ना? Yes, sir. क्या बोल सकते हैं शुरू में स्प्रिंग मैक्सिमम खींची हुई है और लास्ट में मैक्सिमम दबी हुई है, तो मैक्सिमम खींची हुई स्टेट के कंपैरिजन में मैक्सिमम दबी हुई स्टेट में स्प्रिंग 2x0 जितनी छोटी हो जाएगी। तो अब x1 प्लस x2 का एडिशन कितना होगा? 2x0। बोल सकते हैं ना कि x1 मूव कर रहा है तो इसके कारण स्प्रिंग x1 जितनी छोटी होगी, इसके कारण x2 जितनी छोटी होगी। तो तब मैक्सिमम स्ट्रेच से मैक्सिमम कंप्रेशन तक स्प्रिंग कितनी छोटी होगी? x1 प्लस x2 जितनी। और स्प्रिंग कितनी शॉर्ट हो रही है? पतला 2x2। तो सेकेंड इक्वेशन x1 प्लस x2 इक्वल 2x0 ये होगी। बस आराम से बताओ कि x1 x2 दो वेरिएबल है और दो इक्वेशन है, इनको सॉल्व कर लोगे ना तो सेम यही आंसर आएगा, बस x0 की जगह क्या आ जाएगा? 2x0। तो तब सॉल्व करेंगे तो इस ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट 2/3, लेकिन x0 की जगह 2x0 आ जाएगा। और दूसरी ब्लॉक का भी डिस्प्लेसमेंट 1/3, लेकिन x0 की जगह 2x0 आ जाएगा। कर लोगे ना? हेलो, Yes, sir. ये सबक ध्यान रखना है कि मोमेंटम कंजर्वेशन के क्वेश्चन और एस सेंट्रोमास के क्वेश्चन, दोनों के क्वेश्चन सेम होते हैं, बस एक ही डिफरेंस है कि उसी क्वेश्चन में अगर ब्लॉक की वेलोसिटी पूछे तो मोमेंटम कंजर्वेशन लगाते हैं, और उसी क्वेश्चन में अगर ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट पूछे तो ये एस सेंट्रोमास वाला कंसेप्ट लगाते हैं। नोट कर लेना। सर स्क्रीनशॉट से हो जाएगा। सर पहला ही क्वेश्चन था ना, मैं तो 30 में 11:30 में ज्वाइन किया हूँ। हाँ हाँ, पहला ही क्वेश्चन था। फिर क्लास के बाद मैंने- स्क्रीनशॉट से कर लोगे? यस सर। यस सर। चलो मैं आगे बढ़ जाता हूँ। ठीक है, तो स्प्रिंग मास सिस्टम का एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं जो अपने कई बार पूछा जाता है ना? ध्यान से देखना है इसको भी। तो देखो इस बार भी हमको दे रखा है कि ग्राउंड की स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस है, लिख देता हूँ चलो, है ना? तो एक ग्राउंड की स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इसके ऊपर m और 2m मास के ब्लॉक रख दिए हैं, दोनों को हल्की स्प्रिंग से जोड़ दिया है। स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट K, और शुरू में हमको दे रखा है कि स्प्रिंग बिल्कुल रिलैक्स्ड है, मतलब अपनी नेचुरल लेंथ पे है ना? अब देखो, अब हम क्या करते हैं कि ये वाला जो ब्लॉक है उसको v0 जितनी वेलोसिटी आगे की ओर दे रहे हैं और इस ब्लॉक को v0 जितनी वेलोसिटी पीछे की ओर दे रहे हैं। तो इन दोनों ब्लॉक को
वी नॉट जितनी वेलोसिटी दे करके अब इस पूरे सिस्टम को किस्मत के भरोसे छोड़ दिया है, सही है ना? वी नॉट आगे और इसको वी नॉट पीछे की ओर वेलोसिटी दे करके छोड़ दिया है। तो बस तुम आराम से बताओ, ये दोनों को वेलोसिटी देके छोड़ देंगे तो उसके कारण पूरा सिस्टम आगे भी बढ़ेगा और साथ में स्प्रिंग वाइब्रेट भी करती आएगी ना। कई लोग सोचते हैं कि आगे क्यों बढ़ेगा, फिर तुम बताओ अगर दोनों का मास सेम होता है ना, दोनों को स्पीड तो सेम दी है, अगर दोनों का मास भी सेम होता तब तो ये सिस्टम आगे नहीं बढ़ता, सही है ना? तो तब तो ये अपनी पोजीशन पर ऑस्किलेट करता आगे नहीं बढ़ता, लेकिन इस बार इसका मास ज्यादा है तो इसका मोमेंटम भी ज्यादा होगा, इसकी ज्यादा चलेगी, तो उसके कारण पूरा सिस्टम आगे ही बढ़ेगा और साथ में स्प्रिंग वाइब्रेट भी करती रहेगी। ठीक है, तो हमको पूछा है कि आगे का जो मोशन है उसमें स्प्रिंग में मैक्सिमम स्ट्रेचिंग या मैक्सिमम खिंचाव कितना होगा वो देखना है। स्टार्ट करते हैं ना। तो स्मूथ सरफेस पे दो ब्लॉक है जिनको स्प्रिंग से जोड़ दिया है, इसको वी नॉट की वेलोसिटी आगे और इसको वी नॉट की वेलोसिटी पीछे दे करके किस्मत की भरोसे सिस्टम को छोड़ दिया है। तो है ना, सिस्टम आगे बढ़ेगा और स्प्रिंग खींचती भी जाएगी। आगे के मोशन में स्प्रिंग में मैक्सिमम स्ट्रेचिंग कितनी होगी वो देखना है ना। तो देखो सबसे पहले इसका कंसेप्ट देखते हैं कि मैक्सिमम स्ट्रेचिंग पर दोनों की वेलोसिटी में क्या रिलेशन होगा वो देखना है। तो तुम बताओ यार, तुम बताओ कि अगर एक ब्लॉक फिक्स होता, सोच के बताओ कि अगर एक ब्लॉक फिक्स होता, केवल एक ही ब्लॉक मूव, है ना, अगर एक ब्लॉक फिक्स होता केवल दूसरा ही ब्लॉक मूव करता, तब तो कोई बच्चा ही बोल सकता है कि मैक्सिमम खिंचाव पर एक इंस्टेंट के लिए उस ब्लॉक की वेलोसिटी 0 हो जाती, सही है ना? तब तो डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन चक्कर है कि इस बार दोनों मूव करें तो इस बार मैक्सिमम स्ट्रेचिंग पर इनकी वेलोसिटी में क्या रिलेशन होगा वो बुद्धि नहीं चल रही है, तो अब लगाएंगे भी नहीं, अब हम मैथमेटिक्स की शरण में चले आएंगे, है ना। बस तुम खुद बताओ कि इस बार दोनों ब्लॉक मूव कर रहे हैं ना, इससे डिस्टेंस की जगह रिलेटिव डिस्टेंस शब्द का यूज करना पड़ेगा, सही बोला ना? हेलो, यस सर। दोनों ब्लॉक मूव करें तो इस बार दोनों के बीच डिस्टेंस की जगह रिलेटिव डिस्टेंस वर्ड का यूज करना पड़ेगा, है ना? क्या हो रहा है? तो बस तुम खुद बताओ कि जब स्प्रिंग में स्ट्रेचिंग मैक्सिमम होगी तो दोनों ब्लॉक के बीच रिलेटिव डिस्टेंस भी मैक्सिमम होगी ना? हेलो, यस सर। हाँ, है ना? तो बस क्लियरली बोल सकते हैं कि स्प्रिंग में स्ट्रेचिंग मैक्सिमम कब होगी वो देखना है, मतलब इनडायरेक्टली दोनों के बीच रिलेटिव डिस्टेंस मैक्सिमम कब होगी वो देखना है। तो बुद्धि नहीं चल रही है तो अब मैथमेटिक्स से करेंगे। तो बताओ मैक्सिमम शब्द सुनते ही दिमाग में क्या आएगा? डिफरेंशिएशन 0, है ना? बस हम पक्का बोल सकते हैं सॉरी, हम पक्का बोल सकते हैं कि स्प्रिंग में खिंचाव या दोनों के बीच रिलेटिव डिस्टेंस मैक्सिमम तब होगी जब इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। लिख सकते हैं ना, ये बोल सकते हैं स्प्रिंग में खिंचाव या दोनों के बीच रिलेटिव डिस्टेंस मैक्सिमम तब होगी जब इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। और तुम बताओ कि रिलेटिव डिस्टेंस का डिफरेंशिएशन क्या होता है? रिलेटिव वेलोसिटी वो 0 होनी चाहिए, है ना? और तुम बताओ कि रिलेटिव वेलोसिटी को हम क्या लिख सकते हैं? v1 वेक्टर माइनस v2 वेक्टर, या श्रद्धा हो तो v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर बोल सकते हैं, वो 0 होना चाहिए। और बताओ इसको उधर ट्रांसफर करें तो इससे कितना आ जाएगा? v1 वेक्टर इक्वल टू v2 वेक्टर। तो हम बोल सकते हैं कि इस बार मैक्सिमम स्ट्रेचिंग पर एक इंस्टेंट के लिए दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? हेलो, नो सर। ये तो इसका इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ही होता है, मैं एक बार इसको थोड़ा सा बता रहा हूँ। ठीक है, तो हमको पूछा है कि स्प्रिंग में खिंचाव मैक्सिमम कब होगा वो देखना है ना। तो तुम खुद बताओ कि इस बार दोनों मूव कर रहे हैं, इससे अपनी बुद्धि नहीं चल रही है तो मैथमेटिक्स से करेंगे। तो बस स्प्रिंग में, है ना, स्प्रिंग में खिंचाव मैक्सिमम कब होगा, मतलब दोनों के बीच रिलेटिव डिस्टेंस मैक्सिमम कब होगी वो देखना है ना। तो मैक्सिमम शब्द सुनते दिमाग में आना चाहिए कि डिफरेंशिएशन 0। बस हम सॉरी, हम कंफर्म बोल सकते हैं कि स्प्रिंग में खिंचाव या दोनों के बीच रिलेटिव डिस्टेंस मैक्सिमम तब होगी जब इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। और बताओ रिलेटिव डिस्टेंस का डिफरेंशिएशन क्या होता है? रिलेटिव वेलोसिटी वो 0 हो जानी चाहिए। और बताओ रिलेटिव वेलोसिटी को हम क्या लिख सकते हैं? v1 वेक्टर माइनस v2 वेक्टर, ये 0 होना चाहिए। तो इसको उधर ट्रांसफर करेंगे तो v1 वेक्टर इक्वल टू v2 वेक्टर, मतलब हम बोल सकते हैं कि मैक्सिमम स्ट्रेचिंग पर एक इंस्टेंट के लिए दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी, मतलब एक इंस्टेंट के लिए इसकी वेलोसिटी v कॉमन है तो इसकी भी v कॉमन होगी, है ना? तो देखो ध्यान रखना कि चीजें अपने सामने कई बार आएंगी, है ना?
इस टाइप के क्वेश्चन अपने कई बार पूछे जाते हैं। तो देखो अब इसमें इतना सारा कचरा करने की जरूरत नहीं, ठीक है, इसको डायरेक्ट रिजल्ट की फॉर्म में याद रखना है ना। तो कंपेरेटिवली ऐसे याद रखना है यार, इस तरह से ध्यान रखना कि स्प्रिंग का अगर एक सिरा फिक्स हो, तो बताओ स्प्रिंग का एक सिरा फिक्स हो, केवल दूसरा ही ब्लॉक मूव कर रहा हो, तब तो मैक्सिमम स्ट्रेचिंग पर वेलोसिटी 0 होती है, पढ़ा है ना। वही एक ब्लॉक फिक्स हो, केवल दूसरा ही ब्लॉक मूव कर रहा हो, तब तो मैक्सिमम स्ट्रेचिंग पर एक इंस्टेंट के लिए ब्लॉक की वेलोसिटी 0 होती है। लेकिन अगर दोनों ब्लॉक मूव कर रहे हो, तो फिर मैक्सिमम स्ट्रेचिंग पर एक इंस्टेंट के लिए वेलोसिटी नहीं, रिलेटिव वेलोसिटी 0 होनी चाहिए। और रिलेटिव वेलोसिटी 0 होने के लिए एक इंस्टेंट के लिए दोनों की वेलोसिटी सेम हो जानी चाहिए। बस हम यही बोल सकते हैं, इस बार दोनों ब्लॉक मूव करें तो मैक्सिमम स्ट्रेचिंग पर वेलोसिटी नहीं, रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो जाएगी। और रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो जाएगी मतलब एक इंस्टेंट के लिए दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी। तो एक इंस्टेंट के लिए इसकी वेलोसिटी v कॉमन, तो इसकी भी v कॉमन मान लेते हैं। तो बस ये v कॉमन, यानी v कॉमन कितना होगा वो हमको देखना है। बस अब तो तुम आराम से बताओ कि अब तो ढंग से देखो, तो v कॉमन और मैक्सिमम खिंचाव x में दो वेरिएबल है, तो बताओ दो वेरिएबल है तो हमको दो इक्वेशन चाहिए। और बताओ दो इक्वेशन बिल्कुल सेट है, बताओ कौन कौन सी। एक m1 x1 वाला उससे सेंटर ऑफ मास की उससे, नहीं क्या करे, वेलोसिटी निकालनी है, तो m1 v1 सर उससे मोमेंटम कंजर्वेशन। बस मोमेंट दो मोमेंटम वेरिएबल है, वाला। दो इक्वेशन चाहिए, तो ऐसे केस में दो इक्वेशन बिल्कुल सेट है। एक तो मोमेंटम कंजर्वेशन और दूसरा एनर्जी कंजर्वेशन, है ना, उसी से ही करते हैं। तो चलो पहली इक्वेशन तो मोमेंटम कंजर्वेशन, तुमको पता है कि बताओ दोनों को एक सिस्टम मान ले तो स्प्रिंग फोर्स होते हुए भी छुप जाएगा। तो बताओ पूरे सिस्टम पर कोई बाहर से एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, इससे मोमेंटम कंजर्वेशन। पूरे सिस्टम के लिए पी टोटल इनिशियल इक्वल टू पी टोटल फाइनल। पहले इनिशियल मोमेंटम है ना, पहले इनिशियल मोमेंटम, चलो आसानी के लिए आगे वाली डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव बोल देता हूँ। तो इनिशियल मोमेंटम बताओ, इनिशियली इसकी वेलोसिटी v नॉट है, तो इसका मोमेंटम कितना हो जाएगा 2m इंटू वी नॉट, आगे की ओर इससे प्लस v नॉट, और इसकी वेलोसिटी v नॉट पीछे की ओर है, तो इसका मोमेंटम m इंटू माइनस वी नॉट इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। तो फाइनली तो एक इंस्टेंट के लिए दोनों की वेलोसिटी सेम हो गई, v कॉमन। तो फाइनली तो दोनों का टोटल मोमेंटम m टोटल इंटू v कॉमन ऐसे भी लिख सकते हैं। तो बताओ m टोटल तो कितना है, m प्लस 2m इंटू वी कॉमन। इसको सॉल्व कर लेना, तो इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास v कॉमन कितना आ जाएगा, v नॉट बाय 3 ना। तो सॉल्व करेंगे तो v कॉमन v नॉट बाय 3 हो गया। तो बताओ पहली इक्वेशन तो ये मोमेंटम कंजर्वेशन की आ गई, है ना। और तुम बताओ दूसरी इक्वेशन कौन सी होगी, बताओ एनर्जी कंजर्वेशन। तो सिस्टम को छोड़ दिया मतलब सिस्टम फ्रीली मूव कर रहा है, और सरफेस स्मूथ है, कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, तो दूसरी इक्वेशन एनर्जी कंजर्वेशन। चलो चलो शॉर्ट मतलब बेसिक से ही लगाते हैं। तो एनर्जी कंजर्वेशन के इनिशियल प्लस यू इनिशियल इक्वल टू के फाइनल प्लस यू फाइनल, वैल्यू रख सकते हैं। के इनिशियल, तो बताओ इसकी इनिशियल स्पीड v नॉट है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ m v नॉट स्क्वायर। इसकी भी स्पीड v नॉट है, तो ये क्या लिख दिया, सॉरी, है ना, वही गलत लिख दिया थोड़ा सा। पहले के इनिशियल, तो इनिशियल इसकी स्पीड v नॉट है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ मास तो 2m इंटू वी नॉट का स्क्वायर। और इसकी भी स्पीड v नॉट है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ m इंटू वी नॉट का स्क्वायर प्लस यू इनिशियल। तो शुरू में स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे थी, तो यू इनिशियल 0 इक्वल टू के फाइनल। तो बताओ फाइनली एक इंस्टेंट के लिए दोनों की वेलोसिटी सेम हो गई है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी कॉमन का स्क्वायर और इसकी हाफ 2m वी कॉमन का स्क्वायर। उसकी जगह दोनों की काइनेटिक एनर्जी एक साथ ही लिख सकते हैं ना, वही कि फाइनली एक इंस्टेंट के लिए दोनों की वेलोसिटी सेम हो गई v कॉमन। तो फाइनली इन दोनों की टोटल काइनेटिक एनर्जी हाफ m टोटल मतलब m प्लस 2m इंटू वी कॉमन का स्क्वायर प्लस u फाइनल कितना होगा, हाफ के एक्स स्क्वायर, है ना। फाइनल स्टेट पर स्प्रिंग मैक्सिमम खींच गई है, तो फाइनल पोटेंशियल जी हाफ के एक्स मैक्स का स्क्वायर ये हो जाएगी। बस बताओ v कॉमन और x मैक्स दो वेरिएबल है और दो इक्वेशन है, सॉल्व कर सकते हो ना। क्या करेंगे, इधर से v कॉमन की वैल्यू निकालेंगे और इधर रख देंगे, तो इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास
इसको सॉल्व करेंगे तुम्हारे पास एक्स मैक्स में तो स्प्रिंग में मैक्सिमम स्ट्रेचिंग आ जाएगी। कर लोगे? डायरेक्ट बता रहा हूँ कि सॉल्व करेंगे तो स्प्रिंग में मैक्सिमम स्ट्रेचिंग अपने पास आएगी 2v0 रूट ऑफ 2v0 रूट ऑफ 2m/3 के इतनी आ जाएगी। कर लोगे ना? तो देखो अभी तो हमने इसको डिटेल में किया, लेकिन इसको करने का एक शॉर्टकट भी होता है, लेकिन वो हम कोलिजन के बाद पढ़ेंगे, है ना? इसको करने का शॉर्टकट भी होता है, लेकिन उसको कोलिजन के बाद पढ़ेंगे। तो एक पेज इसके लिए छोड़ देना शॉर्टकट के लिए, वो हम आगे पढ़ेंगे। इसमें कोई कंफ्यूजन है क्या? नो सर। हाँ बच्चों, तो हमने डिटेल में बता दिया, ठीक है, लेकिन आगे थोड़ा ध्यान रखना है, कंसेप्ट ध्यान रखना है ना? ध्यान रखना है कि केवल एक ही ब्लॉक मूव करता तो मैक्सिमम स्ट्रेचिंग मैक्सिमम हाइट उस पर वेलोसिटी 0 होगी, और अगर दोनों ब्लॉक मूव करे हो तो फिर मैक्सिमम स्ट्रेचिंग मैक्सिमम हाइट उस पर वेलोसिटी नहीं, रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो जाएगी, मतलब एक इंस्टेंट के लिए दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी। कर लोगे ना? अब देखो इसमें एक और छोटी चीज पूछ रहा हूँ, बताओ स्प्रिंग में मैक्सिमम स्ट्रेचिंग कितना है तो मैक्सिमम कंप्रेशन भी उतना ही आएगा। तुम सॉल्व करोगे तो एक्स मैक्स स्क्वायर इक्वल टू समथिंग आएगा, तो एक्स मैक्स इक्वल टू प्लस माइनस 2v0 रूट 2m/3 के ई आएगा। तो जो प्लस है वो मैक्सिमम स्ट्रेचिंग को बताएगा, और जो माइनस है वो मैक्सिमम कंप्रेशन को बताएगा, है ना? ये ध्यान रखना। एक्चुअली सिस्टम आगे ही बढ़ेगा और स्प्रिंग ऑस्किलेट भी करती रहेगी, तो पहले तो मैक्सिमम स्ट्रेचिंग होगी वो इतनी होगी, लेकिन बाद में फिर मैक्सिमम कंप्रेशन होगा वो भी उतना ही होगा। बताओ मैक्सिमम कंप्रेशन के लिए भी तो यही तरीका लगाएंगे, यही सारी स्टेप लगेंगे ना, यस यस सर। सर। है ना? मैक्सिमम कंप्रेशन पर भी एक इंस्टेंट के लिए वेलोसिटी सेम हो जाएगी, सेम वही की वही चीजें चलेंगी, तो मैक्सिमम स्ट्रेचिंग इतनी है तो मैक्सिमम कंप्रेशन भी इतना ही होगा। लेकिन बताओ इस बार पहले मैक्सिमम स्ट्रेचिंग होगी, अब मैक्सिमम कंप्रेशन, पहले क्या होगा? हेलो? स्ट्रेचिंग होगी ना सर, स्ट्रेचिंग। मैक्सिमम स्ट्रेचिंग खींच होगी, रही है दोनों की दोनों। वेलोसिटी ऐसी दूर भागने वाली है, तो पहले तो रिलेटिवली यस दूर सर। भागेंगे, मतलब पहले मैक्सिमम स्ट्रेचिंग होगी, मैक्सिमम कंप्रेशन बाद में होगा। लेकिन इसी क्वेश्चन में अगर वेलोसिटी ऐसी होती कंप्रेशन। तो फिर पहले मैक्सिमम कंप्रेशन कंप्रेशन पहले होता है। तो ये इजीली कर सकते हैं। आगे बढ़ जाओ ना यार। यस सर। हाँ आवाज आ रही है? हेलो? हाँ। यस सर। ध्यान से देखना। नहीं तो इसी कंसेप्ट का एक और क्वेश्चन ले रहा हूँ, देखना इसको। देखो इस बार भी इस बार भी हमको दे रखा है स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस है, और उसके ऊपर 2m मास का कोई ऐसा वेज रखा है जिसको अपने सिंपल शब्दों में गाड़ी बोलते हैं, और साफ साफ दिख रहा है कि जो वेज है वो बिल्कुल स्मूथ सरफेस के ऊपर रखा हुआ है, मतलब फिक्स नहीं है, मूव करने के लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। ठीक है? अब हम क्या करते हैं कि इधर m मास का कोई ब्लॉक लेते हैं,
और इस ब्लॉक को v नॉट की वेलोसिटी से स्मूथ सरफेस पर भेजते हैं, है ना। तो एक एमएस का कोई ब्लॉक लेते हैं और उसको v नॉट की वेलोसिटी से स्मूथ सरफेस पर छोड़ देते हैं, ठीक है। तो तुम बताओ कि ये ब्लॉक v नॉट की वेलोसिटी स्लाइड करेगा और उसके बाद ये जो ब्लॉक के उस वेज पर चढ़ने लगेगा ना, हेलो, यस सर। ये Yes, स्लाइड sir. करेगा और उसके बाद ये जो ब्लॉक है इस वेज पर चढ़ने लगेगा। और बता, जैसे जैसे वेज पर चढ़ने लगेगा वैसे वैसे वेज को आगे की और नॉर्मल डायरेक्शन धक्का भी लगाएगा, तो उसके कारण वेज है गाड़ी भी आगे जाएगी, ठीक है। बस हमको देखना है कि आगे का जो सब सीक्वेंट मोशन है उसमें ब्लॉक की अचीव की गई मैक्सिमम हाइट कितनी होगी वो देखना है ना। स्टार्ट करते हैं यार। तो हमको दे रखा है कि इस गाड़ी की तो इनिशियल वेलोसिटी 0 और ब्लॉक को v नॉट की वेलोसिटी से स्लाइड करवाया है, तो तब ब्लॉक आगे की ओर फिसलेगा और उसके बाद इस गाड़ी के ऊपर चढ़ने लगेगा ना। और बताओ, गाड़ी के ऊपर चढ़ेगा तो चढ़ते चढ़ते गाड़ी पर ऐसे नॉर्मल डायरेक्शन में धक्का भी लगाएगा, नॉर्मल रिएक्शन भी लगाएगा, तो उसके कारण अब गाड़ी भी आगे बढ़ेगी, ठीक है। तो बस आगे के मोशन में इस ब्लॉक की मैक्सिमम अचीव की गई हाइट कितनी होगी वो देखना है। तो चलो इतना तुम देखते ही बताओ कि बताओ इस बार भी जो क्वेश्चन है उसमें गाड़ी और पैसेंजर दोनों मूव कर रहे हैं, सही बोला ना। यस सर। ये तो इस बार भी जो क्वेश्चन है उसमें एक गाड़ी और ब्लॉक दोनों मूव कर रहे हैं। और मैंने चमका कर बताया था कि पूरी फिजिक्स में अगर कभी भी गाड़ी और पैसेंजर दोनों मूव करें तो पहले हम किसकी वेलोसिटी मानेंगे, गाड़ी की। तो चलो गाड़ी की गाड़ी वेलोसिटी v मान लेते हैं, है ना। गाड़ी की वेलोसिटी v मान लेते हैं। गाड़ी की वेलोसिटी v मानोगे तो पैसेंजर की वेलोसिटी v तो होगी, लेकिन उसके रिस्पेक्ट में स्लाइड करेगा तो उसके रिस्पेक्ट में रिलेटिव वेलोसिटी v रिलेटिव भी होगी। तो हमको पता है कि इस ब्लॉक की दो वेलोसिटी होंगी, गाड़ी के ऊपर बैठा है इससे v और गाड़ी के रिस्पेक्ट में फिसल रहा है इससे v रिलेटिव। अब मैक्सिमम हाइट कितनी होगी वो देखना है। तो बस यहाँ भी वही कंसेप्ट यार, है ना। यहाँ भी वही कंसेप्ट कि बता, इस बार भी अगर एक गाड़ी फिक्स होती केवल ब्लॉक ही मूव करा होता तब तो मैक्सिमम हाइट पर इसकी वेलोसिटी 0 होती, लेकिन इस बार गाड़ी और ब्लॉक दोनों मूव कर रहे हैं तो इस बार मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी नहीं, एक इंस्टेंट के लिए इसकी रिलेटिव रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो जाएगी, है ना। चलो तुम फीलिंग से Yes, बताओ, sir. है ना, तुम फीलिंग से बताओ, बताओ थोड़ी सी भी रिलेटिव वेलोसिटी अगर बचेगी तब तो गाड़ी के रिस्पेक्ट में और ऊपर जाएगा, सही बोला ना यार। तुम बोल सकते हैं यस सर। थोड़ी सी, है ना, थोड़ी सी भी रिलेटिव वेलोसिटी बची तब तो गाड़ी के रिस्पेक्ट में और ऊपर जाएगा। बाकी मैक्सिमम हाइट पर एक इंस्टेंट के लिए रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो जाएगी और उसके बाद पलट करके नीचे आएगा, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना कि अभी तो हमने बेवकूफ ऐसे इसको भी पूरा डिटेल में एनालिसिस किया है, लेकिन अब आगे इसमें भी डिटेल लगाने की जरूरत नहीं है ना। आगे वही चीज ध्यान रखना जो यहाँ बताई थी, है। तो आगे वही चीज ध्यान रखना कि अगर गाड़ी फिक्स होती केवल ब्लॉक ही मूव करता तब तो मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी 0 होती, लेकिन दोनों मूव कर रहे हैं इसलिए इस बार मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी नहीं, रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो जाएगी। और बता, रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो जाएगी तो एक इंस्टेंट के लिए दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी। तो एक इंस्टेंट के लिए इस गाड़ी की वेलोसिटी v कॉमन है तो ब्लॉक की भी v कॉमन हो जाएगी, सही है ना। यस सर। तो डायरेक्ट बोलेंगे कि दोनों मूव करें तो मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी नहीं, रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो जाएगी। और रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो जाएगी मतलब एक इंस्टेंट के लिए दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी। एक इंस्टेंट के लिए इसकी वेलोसिटी v कॉमन है तो इसकी भी v कॉमन। बस अब अगर ढंग से देखो तो इसमें v कॉमन और h मैक्स दो वेरिएबल हैं, दो वेरिएबल है तो हमको दो इक्वेशन चाहिए, है ना। और दोनों इक्वेशन बिल्कुल सेट है, बताओ कौन कौन सी। वही काइनेटिक एनर्जी, Well, एनर्जी कंजर्वेशन और मोमेंटम। बिल्कुल सही, एक तो मोमेंटम और एक एनर्जी कंजर्वेशन। ये तो पहले ना हमको पता है कि बताए ब्लॉक जैसे ऊपर चढ़ेगा ना तो तुम बताओ कि जो भी फोर्स लग रहा है वो ब्लॉक और गाड़ी के बीच आपस में लग रहा है, पूरे सिस्टम पर बाहर से कोई तीसरा पर्सन टच नहीं कर रहा है ना। तो बताओ इस पूरे सिस्टम पर कम से कम x डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, इससे कम से कम x डायरेक्शन में तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा। बताओ अगर नीचे वाली सरफेस रफ होती तो नहीं होती सर, तो नहीं लगा, तो नहीं फ्रिक्शन नीचे वाली सरफेस रफ होती तो ग्राउंड के कारण इस पर पीछे वैक्यूम की ओर आता है। काइनेटिक फ्रिक्शन लगता है जो कि ग्राउंड लगा रही है या कोई एक्सटर्नल चीज लगा रही है, तो तब तो मोमेंटम कंजर्व नहीं रहता। लेकिन इस बार नीचे की सरफेस स्मूथ है तो बताओ आपस में फोर्स लग रहा है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, तो कम से कम x डायरेक्शन में तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा। मतलब x डायरेक्शन में जितना इनिशियल उतना ही
फाइनल मोमेंटम। चलो पहले इनिशियल मोमेंटम, तो इनिशियली गाड़ी तो रुकी हुई थी, इसका मोमेंटम 0 और ब्लॉक की वेलोसिटी v नॉट थी, तो ब्लॉक का मोमेंटम m इंटू वी नॉट इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। तो बताओ फाइनली या मैक्सिमाइट पर एक इंस्टेंट के लिए दोनों की वेलोसिटी सेम हो गई है ना? मैक्सिमाइट पर एक इंस्टेंट के लिए दोनों की वेलोसिटी सेम हो गई है, तो फाइनली दोनों का टोटल मोमेंटम डायरेक्टली m टोटल इंटू v कॉमन, तो m टोटल तो m प्लस 2m इंटू v कॉमन। इसको सॉल्व करोगे तो v कॉमन तुम्हारे पास आएगा v नॉट बाय 3, है ना? सॉल्व करेंगे तो v कॉमन इक्वल टू v नॉट बाय 3, ये फर्स्ट इक्वेशन। और बताओ सेकंड इक्वेशन कौन सी? एनर्जी कंजर्वेशन। तो तुम खुद बताओ, इस सिस्टम को छोड़ दिया, फ्रीली मूव कर रहा है और फ्रिक्शन जैसा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स भी नहीं है, तो इस पूरे सिस्टम के लिए एनर्जी कंजर्वेशन मतलब k इनिशियल प्लस u इनिशियल इक्वल टू k फाइनल प्लस u फाइनल, ये लगा देंगे, है ना? चलो वैल्यू रखते हैं पहले k इनिशियल, तो इनिशियली गाड़ी की काइनेटिक एनर्जी 0 और ब्लॉक की कितनी होगी? हाफ m v नॉट स्क्वायर और u इनिशियल 0। चलो तुम खुद बताओ कि गाड़ी तो ऊपर नीचे जा ही नहीं रही है, उसकी तो पोटेंशियल एनर्जी लेंगे ही नहीं, बस ब्लॉक ऊपर जा रहा है ना, तो ऐसा करते हैं कि ग्राउंड लेवल पर ब्लॉक की ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी 0 मान लेते हैं, तो यहाँ कितनी होगी बताओ? प्लस mgh, ठीक है ना? यस तो k सर। इनिशियल गाड़ी की तो काइनेटिक एनर्जी 0, ब्लॉक की हाफ m v नॉट स्क्वायर और u इनिशियल 0 इक्वल टू k फाइनल। तो फाइनली एक इंस्टेंट के लिए दोनों की वेलोसिटी सेम हो गई है, तो फाइनली दोनों की काइनेटिक एनर्जी एक साथ निकाल सकते हैं, हाफ m टोटल इंटू v कॉमन का स्क्वायर प्लस u फाइनल। तो ब्लॉक की इस लेवल पर पोटेंशियल एनर्जी 0 मानी थी, तो यहाँ कितनी होगी बताओ? प्लस mgh, h की जगह ये प्लस mg h मैक्स ही हो गया। बस बताओ v कॉमन और h मैक्स दो वेरिएबल है और दो इक्वेशन है, सॉल्व कर लेंगे ना। उधर से v कॉमन की वैल्यू निकालेंगे v नॉट बाय 3 और इधर रख देंगे, इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास, इसको सॉल्व करेंगे तुम्हारे पास मैक्सिमम अचीव्ड हाइट आ जाएगी। आगे कर लोगे ना? यस यस सर। सर। इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास मैक्सिमम अचीव्ड हाइट आ जाएगी, ठीक है ना? कर लेना इसको, ठीक। तो ये हो जाएगा, इसको भी करने की शॉर्टकट होता है ये, लेकिन शॉर्टकट कॉलिजन वाले पार्ट में बताऊंगा, अभी हमको इसी तरीके से करना है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नो सर। ठीक है, स्प्रिंग मास सिस्टम के क्वेश्चन हमने कर लिए, अभी बेसिक से किए हैं, है ना? बाकी इसको शॉर्टकट से आगे हम पढ़ेंगे, ठीक। अभी मैं आगे बढ़ जाता हूँ, इसका एक और बहुत कॉमन टाइप का क्वेश्चन ले रहा हूँ। हाँ, आवाज आ रही है? यस सर। हाँ, सर दो दो देख केजी लेना, का गोली होती है। देख लेना। तो इसमें क्लास क्वेश्चन कर लेते हैं, कई बार रिकॉइल स्पीड पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं,
है ना, इसको भी देख लेना। तो देखो पहले मैं क्वेश्चन बोल लेता हूँ। ठीक है, इस बार हमको दे रखा है कि 50 केजी का कोई सॉरी इस बार हमको दे रखा है कोई आदमी है जो लोडेड गन को पकड़े हुए खड़ा हुआ है ना वही। तो आदमी जो लोडेड गन को पकड़े हुए खड़ा हुआ है, तो इसमें हमको दे रखा है कि आदमी प्लस खाली गन क्या होता है? आदमी प्लस खाली गन, इस पूरे सिस्टम का मास तो 50 केजी है, लेकिन इस गन के अंदर कोई गोला भी है जिसका मास 2 केजी है, ठीक है ना। मतलब कहने का मतलब है कि आदमी, गन, गोला सबका टोटल मास 52 केजी है, ठीक ना। उसमें गोले का मास 2 केजी और बाकी सबका मास 50 केजी है। और ये आदमी जो है वो स्मूथ सरफेस पे है और शुरू में सिस्टम रुका हुआ है, मतलब शुरू में इसकी वेलोसिटी 0 है, ठीक है। अब देखो, अब ये आदमी क्या करता है कि इस गन से गोले को फायर आदमी क्या करता है कि इस गन से 2 केजी के गोले को आगे की ओर फायर करता है और इसमें हमको दे रखा है कि गोले को 100 मीटर पर सेकेंड की मजल स्पीड से फायर करता है। तो ध्यान रखना कि मजल स्पीड का मतलब रिलेटिव स्पीड होता है ना, ध्यान रखना। मजल स्पीड मतलब रिलेटिव स्पीड, तो कहने का मतलब है कि गोले को 100 मीटर पर सेकंड की रिलेटिव वेलोसिटी से फायर कर रहा है। तो बस तुम कॉमन सेंस बताओ कि गोले को आगे की ओर फायर करेगा तो एज ए रिएक्शन है आदमी किधर की ओर रिकॉइल हो जाएगा बताओ? पीछे। पीछे की ओर। बस हमको ये देखना है कि गोले को 100 की मजल स्पीड से फायर करे तो आदमी कितनी स्पीड से पीछे की ओर रिकॉइल होगा, मतलब आदमी की रिकॉइल स्पीड कितनी होगी वो देखना है, ठीक है। कर सकते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो हमको दे रखा है आदमी गन को लेकर खड़ा हुआ है, शुरू में वेलोसिटी 0 है। अब ये बुलेट को 100 मीटर पर सेकंड की रिलेटिव वेलोसिटी से या मजल स्पीड से फायर करता है। तो हमको प्रैक्टिकली पता है, तो बता गोले को आगे की ओर फायर करेगा तो एज ए रिएक्शन आदमी पीछे की ओर रिकॉइल होगा, है ना। तो चलो आदमी की रिकॉइल स्पीड निकालनी है तो रिकॉइल स्पीड v मान लेते हैं, ठीक है ना। अब चलो तुम बताओ कि 100 मीटर पर सेकंड क्या इस गोले की एक्चुअल वेलोसिटी है क्या? नो सर। नहीं है। क्वेश्चन में ही दे रखा है कि 100 मीटर पर सेकंड इस गोले की मजल स्पीड है, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी है ना, ये रिजल्टेंट वेलोसिटी नहीं है। बस बताओ, इस बार भी वही तरीका, पहले आदमी की वेलोसिटी माननी होगी। फिर हमको पता है गोला आगे की ओर फायर करे तो आदमी पीछे की ओर रिकॉइल होगा, तो आदमी की वेलोसिटी v पीछे की ओर मान लेते हैं। अब वही कंसेप्ट यार, अपना प्रोजेक्टाइल का ही कंसेप्ट कि बताओ आदमी की वेलोसिटी v है तो उससे छूटने वाले गोले की भी वेलोसिटी v तो होगी, बोल सकते हैं ना कोई चीज कि इनर्शिया की प्रॉपर्टी के कारण गोला ये आदमी की वेलोसिटी लेकर के जाएगा। तो बताओ आदमी की वेलोसिटी v है तो उससे छूटने वाले गोले की वेलोसिटी v तो होगी, लेकिन उसके रिस्पेक्ट में फायर किया तो उसके कारण 100 भी होगी। तो बताओ इस गोले की एक्चुअली दो वेलोसिटी होंगी, है ना। इस आदमी से छूट रहा है तो इनर्शिया के कारण तो वेलोसिटी v होगी और जो फायर किया उस झटके के कारण इसकी स्पीड 100 भी होगी। तो इसकी नेट स्पीड कितनी हो जाएगी? v माइनस 100, या श्रद्धा हो तो 100 माइनस v ये भी बोल सकते हैं। बस इसकी रिकॉइल स्पीड कितनी होगी वो देखना है। तो बस बताओ, आदमी और गोले पूरे को सिस्टम मान लेते हैं, तो बताओ क्या लगाएंगे? हेलो, फायर करने के जस्ट पहले और जस्ट बाद के बीच क्या लगाएंगे? एनर्जी कंजर्वेशन। मोमेंटम मोमेंटम कंजर्वेशन। तो ये बताओ क्या लगाएंगे? एनर्जी कंजर्वेशन लगा मोमेंटम सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं लगा सकते यार। बुलेट को फायर करेंगे तो इसके अंदर जो गन पाउडर होता है, जो बारूद होता है, उससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है ना। तो एनर्जी कंजर्वेशन तो यस बिल्कुल नहीं लगा सकते, मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे, है ना। तो यहाँ भी वही यार, है ना, यहाँ भी वही कि आदमी, गन और बुलेट सबको एक सिस्टम मान लेते हैं, है ना। आदमी, गन और बुलेट सबको एक सिस्टम मान लेते हैं। तुम बताओ कि जो भी फोर्स लगेगा वो आदमी और इस गोले के बीच आपस में लगेगा, बाकी पूरे सिस्टम पर बाहर से कोई तीसरा पर्सन तो टच नहीं कर रहा है ना। तो बताओ इस पूरे सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, और बताओ पूरे सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, इससे मोमेंटम कंजर्व रहेगा। सही बोला ना? यस सर। यस सर। लिख देता हूं, मैं लिख देता हूं कि और मैन प्लस गन प्लस शेल, है ना। तो जो भी फोर्स लगेगा इनके बीच आपस में लगेगा, बाहर से टच नहीं करा मैं, तो पूरे सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो पूरे सिस्टम का टोटल मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो बस फायर करने के जस्ट पहले और जस्ट बाद के बीच क्या लगा देंगे?
मोमेंटम कंजर्वेशन P total initial equal to P total final. चलो पहले इनिशियल मोमेंटम तो बताओ, इनिशियली तो ये सब रुके हुए थे तो इनिशियल मोमेंटम तो 0 इक्वल टू फाइनल मोमेंटम है ना, इनिशियल तो 0 इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। तो चलो आसानी के लिए इस वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव किसी को भी मान सकते हो जो तुमको अच्छी लगे। चलो तुमको आगे वाली डायरेक्शन अच्छी लग रही है तो आगे को पॉजिटिव मान लो। या तो बताओ इनिशियली सब रुके हुए थे तो मोमेंटम 0, फाइनल मोमेंटम तो फाइनली आदमी की वेलोसिटी v पीछे की ओर हो गई है तो आदमी का मोमेंटम तो 50 इंटू v पीछे की ओर इससे -v। और अब इस बुलेट का देखते हैं तो बताओ बुलेट की एक्चुअली दो वेलोसिटी है ना, तो इसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी कितनी होगी, 100 आगे की ओर इससे +100 और v पीछे की ओर इससे -v। तो बुलेट का मोमेंटम कितना होगा, मास तो 2 इंटू इसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी 100 आगे की ओर इससे +100 और v पीछे की ओर है -v। इसको सॉल्व कर लोगे ना यार, हेलो यस सर। इसको सॉल्व कर लेना, कितना आ जाएगा, इधर तो 200 और इधर कितना आ जाएगा 52v, सही है ना। इसे सॉल्व करेंगे तो v कितना आ जाएगा 200/52, या इसको हम क्या लिख सकते हैं 50/13, सही है ना। ये अप्रोक्सीमेट 4 से थोड़ा कम होगा, 3.9 के आसपास आएगा, हो जाएगा ना। हेलो यस सर। कई बार पूछता है कि रिकॉइल की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, ये पूछता है ना। रिकॉइल की काइनेटिक एनर्जी बताओ, इसकी रिकॉइल स्पीड इतनी आ गई तो रिकॉइल की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ आदमी का मास 50 इंटू वी स्क्वायर, वो सब निकाल सकते हो, हो जाएगा ये क्वेश्चन में यस लिख सर। देता हूँ। यस सर। हो गया, चलो आगे बढ़ जाता हूँ। यस सर।
हाँ, आवाज आ रही है? Yes, हेलो, sir. आ रही है आवाज? Yes, sir. चलो मैं आगे बढ़ता हूँ, बहुत ध्यान से देखना। ये तो अभी हमने मोमेंटम कंजर्वेशन के सारे टाइप के क्वेश्चन कर लिए, है ना? और अभी तक हमने ये भी अभी तक तो हमने यही पढ़ा था कि अगर पूरे सिस्टम पर अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा हो तब तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा। सही बोला ना यार? हेलो? ये ध्यान रखना। ये ध्यान रखना कि अभी तक तो हमने जितने भी केस लिए थे उसमें आपस में ही फोर्स लग रहा था, सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं था, और एक्सटर्नल फोर्स नहीं था इसलिए अभी तक तो सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व रह रहा था। लेकिन अब कई बार ऐसे केस आते हैं जिसमें सिस्टम पर कुछ न कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगता है। ध्यान रखना कि अब कई बार ऐसे केस आते हैं जिसमें सिस्टम पर कुछ न कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगता है, और हम फीलिंग से बोल सकते हैं कि बताओ अगर सिस्टम पर कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगेगा तो अब मोमेंटम कंजर्व नहीं रहेगा, अब मोमेंटम चेंज होगा। सही बोला ना? कॉमन सेंस से बोल सकते हैं कि एक्सटर्नल फोर्स सपोर्टिंग हो तो मोमेंटम बढ़ेगा और एक्सटर्नल फोर्स अपोजिंग हो तो मोमेंटम घटेगा। लेकिन इतना पता है कि पूरे सिस्टम पर अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगे तो मोमेंटम चेंज होगा, है ना? और देखो अच्छे ध्यान रखना कि एक्सटर्नल फोर्स के कारण जितना मोमेंटम चेंज होता है, या दूसरे शब्दों में एक्सटर्नल फोर्स जितना मोमेंटम सप्लाई करते हैं उसको क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल फोर्स का इंपल्स, है ना? तो कंपैरेटिवली याद रखना कि सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगे तब तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा, लेकिन सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स लगे तो सिस्टम का मोमेंटम चेंज होगा, है ना? तो बस अ, कभी भी एक्सटर्नल फोर्स लगे तो सिस्टम का मोमेंटम चेंज होगा। कितना चेंज होगा उसके लिए अब हम इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन देखते हैं। आवाज आ रही है ना? हेलो? Yes, sir. तो ये एक्सटर्नल फोर्स के कारण मोमेंटम कितना चेंज होगा वो देखना है। तो उसके लिए अब हम अगला कंसेप्ट इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन देखते हैं, ठीक है? तो चलो उसके लिए बहुत ऑर्डिनरी टाइप का केस दे रहा हूँ, है ना? बहुत नॉर्मल टाइप का केस दे रहा हूँ। तो चलो इस बार मान लेते हैं कि कोई सिस्टम है, इसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल हो सकते हैं ना? तो चलो मान लेते हैं कोई भी सिस्टम है, इसका इनिशियल मोमेंटम चलो पी इनिशियल वेक्टर मान लेते हैं, और हमको पता है कि अगर इस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगे तब तो सिस्टम का टोटल मोमेंटम उतना के उतना ही होगा। लेकिन चलो इस बार मान लेते हैं कि सिस्टम पर कुछ एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है ना? मान लेते हैं इस बार सिस्टम पर कुछ एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, तो हमको अच्छे पता है कि सिस्टम पर अगर एक्सटर्नल फोर्स लगेगा तो अब मोमेंटम कंजर्व नहीं रहेगा, अब मोमेंटम चेंज होगा। बस हमको देखना है कि एक्सटर्नल फोर्स के कारण कितना मोमेंटम चेंज होगा, या दूसरे शब्दों में एक्सटर्नल फोर्स कितना मोमेंटम सप्लाई करते हैं वो देखना है, ठीक है? तो तुम कॉन्फिडेंटली बताओ कि बताओ एक्सटर्नल फोर्स और मोमेंटम को कौन रिलेट करता है? न्यूटन सेकेंड लॉ है, तुमको बताओ Yes. कि एक्सटर्नल फोर्स और मोमेंटम को कौन चेंज करता है? न्यूटन सेकेंड लॉ। और हमको अच्छे पता है कि बताओ न्यूटन सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग किसी भी सिस्टम पर लगने वाला नेट एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। dt by dt. लिख सकते हैं? तो किसी भी सिस्टम पर लगने वाला नेट एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मतलब डीपी बाई dt। बस एक्सटर्नल फोर्स के कारण मोमेंटम कितना चेंज होगा वो देखना है, तो उसके लिए dt को उधर ट्रांसफर करते हैं। तो बताओ dt को इधर ट्रांसफर करेंगे तो इधर क्या बचेगा? dp इक्वल टू RHS में क्या बचेगा? F एक्सटर्नल इंटू dt। बताओ ये तो मोमेंटम में स्मॉल चेंज है, लेकिन हमको देखना है कि मोमेंटम में टोटल चेंज कितना होगा वो देखना है। तो बताओ टोटल चेंज के लिए दोनों इंटीग्रेशन कर देंगे, और जनरल फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं, है ना? जनरल फॉर्मूला डिराइव करें तो जनरल लिमिट रखते हैं इनिशियल से फाइनल, और यहाँ भी इनिशियल से फाइनल। तो चलो तुम डायरेक्ट बताओ, है ना? तुम डायरेक्ट बताओ कि इधर ओनली डीपी है, ओनली डीपी का इंटीग्रेशन पी, अपर लिमिट रखेंगे तो पी फाइनल माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो पी इनिशियल। सही बोला ना? हेलो? Yes, sir. क्योंकि डीपी का इंटीग्रेशन पी, अपर लिमिट रखेंगे तो पी फाइनल माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो पी इनिशियल इक्वल टू आरएचएस में क्या आएगा? इंटीग्रेशन एफ एक्सटर्नल dt ये आएगा, ठीक है? सही है ना? तो पी फाइनल माइनस पी इनिशियल इक्वल टू आरएचएस में इंटीग्रेशन एफ एक्सटर्नल dt ये आ गया। तो बताओ अब जो चाहिए था हमको मिल गया ना, है ना? अब चाहिए था हमको मिल गया, ठीक है? इस बस तुम कॉन्फिडेंटली बताओ, है ना? तुम कॉन्फिडेंटली बताओ कि इसमें पी फाइनल माइनस पी इनिशियल क्या होगा? चेंज इन मोमेंटम,
तुम बताओ कि पी फाइनल माइनस पी इनिशियल क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम, और चेंज इन मोमेंटम किसके कारण हुआ है, एक्सटर्नल फोर्स के कारण। तो बताओ पी फाइनल माइनस पी इनिशियल को क्या बोल सकते हैं हम, एक्सटर्नल फोर्स के कारण चेंज इन मोमेंटम, या दूसरे शब्दों में इसको एक्सटर्नल फोर्स की सप्लाई किया गया मोमेंटम ऐसे बोल सकते हैं, सही है ना। हुई कि पी फाइनल माइनस पी इनिशियल को हम एक्सटर्नल फोर्स के कारण चेंज इन मोमेंटम बोल सकते हैं, या दूसरे शब्दों में इसको एक्सटर्नल फोर्स द्वारा सप्लाई किया गया मोमेंटम ये बोल सकते हैं। बस अब इस इक्वेशन से हमको पता चल गया कि बताओ कोई भी एक्सटर्नल फोर्स कितना मोमेंटम प्रोवाइड करेगा, इंटीग्रेशन एफ एक्सटर्नल dt, सही बोला ना। यस सर। यस सर। माइनस पी इनिशियल एक्सटर्नल फोर्स के कारण चेंज इन मोमेंटम या एक्सटर्नल फोर्स द्वारा सप्लाई किया गया मोमेंटम, तो इंटीग्रेशन एफ dt आ गया। बस अब जो चाहिए था हमको मिल गया, बस हम पक्का बोल सकते हैं ना, कंफर्म बोल सकते हैं कि अगर सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स लगेगा तो मोमेंटम चेंज होगा। और मैंने तुमको शुरू में बताया था कि एक्सटर्नल फोर्स जितना मोमेंटम चेंज करते हैं या एक्सटर्नल फोर्स जितना मोमेंटम सप्लाई करते हैं उसको एक्सटर्नल फोर्स का इंपल्स बोलते हैं। क्या हो रहा है, है ना। तो हमको पता चल गया। बताओ एक्सटर्नल फोर्स कितना मोमेंटम चेंज करते हैं, इंटीग्रेशन एफ dt, या दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि एक्सटर्नल फोर्स कितना मोमेंटम प्रोवाइड करते हैं, इंटीग्रेशन एफ dt, और एक्सटर्नल फोर्स जितना मोमेंटम चेंज करवाते हैं प्रोवाइड करते हैं उसको एक्सटर्नल फोर्स का इंपल्स बोलते हैं, मतलब जे एक्सटर्नल बोलते हैं। तो बताओ कोई भी एक्सटर्नल फोर्स कितना मोमेंटम सप्लाई करता है, इंटीग्रेशन एफ dt, इसको एक्सटर्नल फोर्स का इंपल्स मतलब जे एक्सटर्नल बोलते हैं। तो बताओ अपनी इक्वेशन क्या बन गई, बताओ P फाइनल माइनस P इनिशियल इक्वल टू इंटीग्रेशन F dt को एक्सटर्नल फोर्स का इंपल्स J एक्सटर्नल बोल सकते हैं। और ये जो इक्वेशन होती है उसको इंपल्स मोमेंटम इक्वेशन बोलते हैं, है ना। हेलो, यस सर। यस सर। ये जो इक्वेशन होती है उसको इंपल्स मोमेंटम इक्वेशन बोलते हैं। बस अच्छे ध्यान रखना तुम कि अच्छे ध्यान रखना कि इंपल्स मोमेंटम इक्वेशन के अकॉर्डिंग P फाइनल माइनस P इनिशियल इक्वल टू J एक्सटर्नल होता है, जहां J एक्सटर्नल क्या होता है, एक्सटर्नल फोर्स का सप्लाई किया गया इंपल्स या एक्सटर्नल फोर्स का सप्लाई किया गया मोमेंटम। और हमको अच्छे पता है कि बता J एक्सटर्नल को खोल करके हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन एफ एक्सटर्नल dt ये लिख सकते हैं, ठीक है। एक और चीज यार कि बताओ अगर एक्सटर्नल फोर्स वेरिएबल हो तब तो जे एक्सटर्नल को खोल करके इंटीग्रेशन एफ dt लिखेंगे, लेकिन ध्यान रखना कि हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे अधिकतर केसेस में एक्सटर्नल फोर्स कांस्टेंट होगा। और तुम खुद बताओ कि अगर एक्सटर्नल फोर्स कांस्टेंट हो तो ये एफ एक्सटर्नल इंटीग्रेशन से बाहर निकल जाएगा, और dt का इंटीग्रेशन t या डेल्टा t, है ना। तो ये ध्यान रखना, है ना, ध्यान रखना कि एक्सटर्नल फोर्स अगर वेरिएबल हो तो उसका इंपल्स इंटीग्रेशन एफ dt, और एक्सटर्नल फोर्स कांस्टेंट हो तो एफ बाहर निकल जाएगा, तब इसका इंपल्स एफ एक्सटर्नल इनटू डेल्टा टी हो गया। कंफ्यूज तो नहीं हो ना। हेलो, अब आगे अच्छे ध्यान रखना, है ना, अच्छे ध्यान रखना कि कभी सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स लग रहा हो तब भी घबराने की जरूरत नहीं। हमको पता है कि एक्सटर्नल फोर्स लगेगा तो सिस्टम का मोमेंटम चेंज होगा। तो बस आंखें बंद करके हम इंपल्स मोमेंटम इक्वेशन लगा सकते हैं, मतलब सिंपली पी फाइनल माइनस पी इनिशियल इक्वल टू जे एक्सटर्नल लगा सकते हैं, जहां जे एक्सटर्नल एक्सटर्नल फोर्स का इंपल्स, इसको खोल करके इंटीग्रेशन एफ dt लिख सकते हैं, या फिर अगर एक्सटर्नल फोर्स कांस्टेंट हो तो उसको एफ एक्सटर्नल इनटू डेल्टा टी भी लिख सकते हैं। बस अब तुम अच्छे ध्यान रखना, है ना, ये अच्छे ध्यान रखना, दो चीजें तुम कंपैरेटिवली याद रखना। तो अच्छे ध्यान तक बताओ, अगर सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा हो तो मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे, और अगर सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा हो तब भी घबराने की जरूरत नहीं है, तब आंखें बंद करके हम क्या लगा देंगे, बताओ इंपल्स मोमेंटम इक्वेशन। दिमाग में रहेगा ना। यस सर। ये जो चैप्टर उसमें बस ये दो इंपॉर्टेंट चीजें ही मेन ध्यान में रखनी है कि कभी भी सिस्टम पर अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा हो तो मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे, और कभी भी सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स लग रहा हो तो घबराने की जरूरत नहीं, फिर हम मोमेंटम कंजर्वेशन का बड़ा भाई इंपल्स मोमेंटम इक्वेशन डेट इज पी फाइनल माइनस पी इनिशियल इक्वल टू जे एक्सटर्नल, जहां जे एक्सटर्नल एक्सटर्नल फोर्स का इंपल्स जो इंटीग्रेशन एफ dt होता है, ये एक्सटर्नल फोर्स कांस्टेंट हो तो एफ इंटू टी होता है। कर लोगे ना। इसमें एक और छोटी चीज मैं बता देता हूँ, है ना, एक और छोटी चीज बता देता हूँ, उसको भी देख लेना। जैसे देखो
कभी भी एक्सटर्नल फोर्स लगे और टी टाइम के बाद वेलोसिटी निकालनी हो तो हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते थे, याद है ना? टी टाइम पर वेलोसिटी Yes, निकालने sir. के लिए हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते थे, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, या u को उधर ट्रांसफर करें तो v माइनस यू इक्वल टू ए टी। लेकिन कोई पर्सन थोड़ा ढंग से देखे तो पता चलेगा कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कुछ और नहीं है, सिंपली इंपल्स मोमेंटम इक्वेशन ही है ना? तुम खुद बताओ, तुमको बताओ कि एलएचएस और आरएचएस में अगर m का मल्टीप्लाई कर दें तो इंपल्स मोमेंटम इक्वेशन बन जाएगी ना? बताओ m इंटू वी क्या होगा? फाइनल मोमेंटम, m इंटू यू इनिशियल मोमेंटम, इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन क्या हो गया? फोर्स। और बताओ f इंटू टी क्या होता है? इंपल्स। तो तुम अच्छे ध्यान रखना, कंपेरेटिवली याद रखना। मैंने पहले ही बताया था कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कुछ और नहीं होती है, वर्क एनर्जी थ्योरम होती है। और ऐसे ही जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होती है वो सिंपली इंपल्स मोमेंटम इक्वेशन होती है। ध्यान में रहेगा, Yes, sir. याद रखना है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन वर्क एनर्जी थ्योरम होती है और फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इंपल्स मोमेंटम इक्वेशन होती है फॉर कांस्टेंट फोर्स। वेरिएबल हो तो फिर ये सब लगाना ही पड़ेगा। तो कभी तुम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा रहे हो तो इसका मतलब है इनडायरेक्टली इंपल्स मोमेंटम इक्वेशन ही लगा रहे हो। चलो इसका एक क्वेश्चन लेते हैं, ये नोट तो तुम कर लोगे ना यार? हाँ सर, कर लेंगे. हाँ, आवाज आ रही है? हेलो? Yes, यस सर, आ रही sir. है. विद इंपल्स मोमेंटम
का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा और मेरे ख्याल से कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। याद रखना, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा हो तो मोमेंटम कंजर्वेशन, और एक्सटर्नल फोर्स लग रहा हो तो फिर भगवान का नाम लेकर के इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन लगा देंगे, है ना। तो चलो इसका पहले कॉमन क्वेश्चन ले रहा हूँ। बताओ क्वेश्चन पहले भी हम कर चुके हैं ना, हेलो। यस सर। लेकिन उस क्वेश्चन में नीचे वाली सरफेस स्मूथ होती थी लेकिन इस बार नीचे वाली सरफेस रफ है ना। तो ध्यान से देखना बहुत, देखो इस बार हमको दे रखा है कि रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इसके ऊपर 2m मास का ब्लॉक रखा है, और हमको दे रखा है कि ग्राउंड और ब्लॉक के बीच सरफेस रफ है जिसका फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू के दे रखा है। देखो अब देखो इस ब्लॉक के ऊपर m मास का कोई आदमी भी खड़ा हुआ है, और हमको दे रखा है कि शुरू में दोनों रुके हुए हैं, है ना। हमको दे रखा है कि शुरू में दोनों रुके हुए हैं, मतलब शुरू में इस ब्लॉक की भी वेलोसिटी 0 और आदमी की भी वेलोसिटी 0 है। अब देखो अब हमको दे रखा है कि अब आदमी इस गाड़ी के रिस्पेक्ट में v की कांस्टेंट रिलेटिव वेलोसिटी से पीछे की ओर चल रहा है ना। तो गाड़ी के रिस्पेक्ट में v की कांस्टेंट रिलेटिव वेलोसिटी पीछे की ओर चल रहा है, और चलते चलते अपोजिट सिरे तक पहुंच जाता है। तो बस हमको पूछा है कि जब तक आदमी ब्लॉक के अपोजिट सिरे तक पहुंच जाए तब तक, है ना, तब इस ब्लॉक का इस गाड़ी का वेलोसिटी कितना होगा वो देखना है। स्टार्ट करते हैं ना, ध्यान से देखना। तो रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर ब्लॉक के और उसके ऊपर आदमी है। पहले ऐसा ही क्वेश्चन है, बस उसमें सरफेस स्मूथ थी और इस बार नीचे वाली सरफेस भी रफ है, शुरू में रुके हुए थे ना। तो हमको दे रखा है अब ये आदमी अचानक में v की कांस्टेंट रिलेटिव वेलोसिटी से पीछे की ओर चलता है, और चलते चलते ये ब्लॉक के पीछे वाले सिरे तक पहुंच जाता है। चलो सबसे पहले तो हम देख सकते हैं कि आदमी को यहाँ से यहाँ तक चलने में टाइम कितना लगेगा, वो तो हम इजीली निकाल सकते हैं, है ना। चलो तुम खुद बताओ कि बताओ ब्लॉक के रिस्पेक्ट में आदमी की रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है, v रिलेटिव, और यहाँ से यहाँ तक चलने में इसको रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रैवल करना होगा, l। एल। वो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ही होगा ना। बस हम बोल सकते हैं कि बताओ आदमी की रिलेटिव वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो बताओ यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम कितना लगेगा, बताओ रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट अपन रिलेटिव वेलोसिटी, तो बताओ यहाँ से यहाँ तक इसका रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट एल अपन रिलेटिव वेलोसिटी वी रिलेटिव। बस हम बोल सकते हैं कि आदमी को यहाँ से अपोजिट सिरे तक पहुंचने में टाइम इतना लगेगा। तो जब आदमी अपोजिट सिरे पर पहुंच जाएगा उस इंस्टेंट पर इस गाड़ी या ब्लॉक की वेलोसिटी कितनी होगी वो देखना है। तो इतना तो कॉमन सेंस से बोल सकते हैं। बताओ आदमी पीछे की ओर जाएगा तो एज ए रिएक्शन गाड़ी किधर जाएगी, आगे की ओर। बस जब दूसरे सिरे पर पहुंचेगा तब गाड़ी की वेलोसिटी कितनी होगी वो देखना है। तो हमको अच्छे पता है कि बता इस बार दोनों मूव कर रहे हैं ना, और मैंने चमका कर बताया था कि कभी भी दोनों मूव करें तो पहले किसकी वेलोसिटी मानते हैं, गाड़ी की। तो चलो मान लेते हैं जब आदमी इस सिरे पर पहुंचा तब गाड़ी की वेलोसिटी v मान लेते हैं। अब तुम आराम से बताओ कि गाड़ी की वेलोसिटी v है तो उस पे बैठे हुए आदमी की वेलोसिटी v तो होगी, लेकिन उसके रिस्पेक्ट में उसके रिस्पेक्ट में चल रहा है तो v रिलेटिव भी होगी। तो होता है इस आदमी की एक्चुअली दो वेलोसिटीज होंगी ना। तो यहाँ बताने की जगह इधर बताना चाहिए क्योंकि फाइनली आदमी यहाँ पहुंच गया है। तो हम बोल सकते हैं कि गाड़ी की वेलोसिटी v हो तो बैठे हुए आदमी की वेलोसिटी v तो होगी, लेकिन गाड़ी के रिस्पेक्ट में पीछे की ओर चल रहा है इसलिए v रिलेटिव भी होगी। तो इस आदमी की एक्चुअली दो वेलोसिटी होंगी, गाड़ी के ऊपर बैठा है इसलिए v, और गाड़ी के रिस्पेक्ट में चल रहा है तो v रिलेटिव। बस ये गाड़ी की वेलोसिटी v कितनी होगी वो देखना है। तो चलो आराम से बताओ कि आदमी और गाड़ी के बीच आपस में जो फोर्स लग रहा है उसको छुपाना चाहते हैं, तो उसको छुपाने के लिए हम क्या करते हैं, आदमी और गाड़ी दोनों को एक सिस्टम मान लेते हैं, है ना। तो उस फोर्स को छुपाने के लिए हम हाँ आवाज आ रही है, वही कि आदमी और गाड़ी के बीच आपस में लगने वाले फोर्स को छुपाना चाहते हैं, तो उसके लिए आदमी और गाड़ी दोनों को एक साथ लेते हैं तो एक सिस्टम की टाइप से मान लेते हैं। तो तुम कॉन्फिडेंटली बताओ, तुम कॉन्फिडेंटली बताओ कि आदमी और ब्लॉक दोनों को अगर एक साथ एक सिस्टम टाइप से माने तो इनके बीच आपस में लगने वाला फोर्स तो छुप जाएगा, लेकिन नीचे से जो फ्रिक्शन लगेगा वो एक्सटर्नल फोर्स का काम करेगा। सही है ना। चलो तुम कॉमन सेंस से बताओ कि आदमी पीछे की ओर जाएगा तो एज ए रिएक्शन गाड़ी आगे की ओर जाएगी। बताओ ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ब्लॉक आगे की ओर फिसल रहा है तो टांग खींचने के लिए काइनेटिक फ्रिक्शन पीछे लगेगा। सही है ना। यस सर।
ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ब्लॉक आगे की ओर फिसल रहा है तो टांग खींचने के लिए काइनेटिक फ्रिक्शन पीछे लगेगा और काइनेटिक फ्रिक्शन कितना होगा म्यू के इनटू इस सरफेस पर प्रेसिंग फोर्स। तो तुम बताओ कि इस सरफेस के ऊपर तो दोनों का भार आएगा ना, तो इस सरफेस पर प्रेसिंग फोर्स कितना होगा बताओ? 3 mg। 3 mg है ना। और तुम आराम से बताओ कि आदमी और ब्लॉक दोनों को एक साथ लें या एक सिस्टमेटाइज से मान लें तो इन दोनों के बीच आपस में लगने वाला फोर्स तो 3 mg। छुप जाएगा, है ना। आपस में लगने वाला फोर्स तो छुप जाएगा, लेकिन ये जो नीचे से काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है ये एक्सटर्नल फोर्स होगा। बताओ ये अर्थ लगा रही है मतलब कोई एक्सटर्नल चीज लगा रही है, तो दोनों को एक साथ लेंगे तो नीचे से जो काइनेटिक फ्रिक्शन होगा वो एक्सटर्नल फोर्स का काम करेगा। तो बताओ इस बार इस पूरे सिस्टम पर काइनेटिक फ्रिक्शन नाम का एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है और लंबे टाइम तक लग रहा है, इससे इस बार इस पूरे सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व नहीं रहेगा। सही बोला ना? यस सर। तो ये ध्यान रखना कि पूरे सिस्टम पर एक काइनेटिक फ्रिक्शन का एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, लंबे टाइम तक लग रहा है, इसलिए इस एक्सटर्नल फोर्स के कारण मोमेंटम चेंज होगा, तो इस बार पूरे सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व नहीं रहेगा। तो बस तुम आराम से बताओ कि इस पूरे सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, तो अब हम मोमेंटम कंजर्वेशन का बड़ा भाई कौन लगाए, क्या लगाएंगे? इम्पल्स। इंपल्स मोमेंटम इक्वेशन बोल पल्स सकते मोमेंटम हैं कि पूरे सिस्टम पर ये वाला एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, बस अब मोमेंटम कंजर्व नहीं रहेगा, बस एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है इससे मोमेंटम कंजर्वेशन का बड़ा भाई इंपल्स मोमेंटम इक्वेशन लगाएंगे ना, मतलब पूरे सिस्टम के लिए पी फाइनल माइनस पी इनिशियल इक्वल टू जे एक्सटर्नल ये लगा देंगे। और चलो आसानी के लिए किसी भी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव, जैसे आसानी के लिए ऐसा करते हैं कि आगे वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेते हैं तो बस पूरे सिस्टम के लिए इंपल्स मोमेंटम इक्वेशन, या जगह की कमी है इसलिए मैं इधर कर रहा हूँ, तो इंपल्स मोमेंटम इक्वेशन लगा देंगे। क्या लगाएंगे बताओ? सिंपली पी फाइनल माइनस पी इनिशियल इक्वल टू जे एक्सटर्नल। अब ढंग से वैल्यू रखते हैं। चलो पहले पी फाइनल, है ना, ढंग से वैल्यू रखते हैं। पहले पी फाइनल तो तब फाइनली इस ब्लॉक की वेलोसिटी v है, तो तब इसका तो मोमेंटम कितना हो जाएगा 2m इंटू वी। और बताओ फाइनली इस आदमी की दो दो वेलोसिटी है, तो आदमी का मोमेंटम कितना हो जाएगा m इंटू वी, आगे की ओर इससे प्लस v और v रिलेटिव पीछे की ओर है तो माइनस v रिलेटिव। सही है ना? हेलो, यस सर। ये तो P फाइनल आ गया माइनस P इनिशियल कितना है 0, क्योंकि इनिशियली दोनों रुके हुए थे तो P इनिशियल 0 इक्वल टू सबसे मेन चीज J एक्सटर्नल। मैंने चमका कर बताया था कि J एक्सटर्नल क्या होता है? एक्सटर्नल फोर्स का इंपल्स तो बताओ दोनों को एक साथ लें तो आपस में लगने वाला फोर्स छुप जाएगा, बस नीचे से जो फ्रिक्शन लगेगा वही एक्सटर्नल फोर्स का काम करेगा। और तुम बताओ इस बार जो एक्सटर्नल फोर्स है वो कांस्टेंट है ना। बताओ यस इस सर। बार एक्सटर्नल फोर्स कांस्टेंट है, तो एक्सटर्नल फोर्स कांस्टेंट हो तो उसका इंपल्स इंटीग्रेशन एफ dt की जगह एफ एक्सटर्नल इंटू डेल्टा टी। तो तुम बताओ एफ एक्सटर्नल तो कौन सा है? ये काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू के इंटू 3 mg इंटू डेल्टा टी। सही है ना? लेकिन बताओ पीछे की ओर इससे इसको माइनस लेंगे। सही बोला ना? हेलो, यस सर। ये तो बस सिंपली P फाइनल माइनस P इनिशियल इक्वल टू J एक्सटर्नल इसका इंपल्स म्यू के 3 mg इंटू डेल्टा टी, लेकिन अपोजिट है इससे माइनस, और डेल्टा टी की वैल्यू रख सकते हैं। बताओ यस आदमी सर। को यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम कितना लगेगा? रिलेटिव L/V डिस्प्लेसमेंट एल relative। ओपन रिलेटिव वेलोसिटी वी रिलेटिव। बस इसको सॉल्व कर लेना, और डायरेक्ट बता रहा हूँ कि इसको सॉल्व करेंगे तो तुम्हारे पास v इक्वल टू वी रिलेटिव बाय 3 माइनस ये म्यू के जी एल बाय वी रिलेटिव इतना आएगा। हो जाएगा ना? यस सर। तो ये कर सकते हो। चलो इसका एक और क्वेश्चन लेते हैं।
हाँ, आवाज आ रही है? यस हेलो? सर। यस सर। चलो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। एक छोटी चीज़ मैं बताना रह गया था यार। ठीक है, मैंने बताया था कि एक्सटर्नल फोर्स लगे तो इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन लगाते हैं। वो होती है P फाइनल माइनस P इनिशियल इक्वल टू J एक्सटर्नल, जहाँ J एक्सटर्नल फोर्सेस का इम्पल्स है ना, और बेसिकली इंटीग्रेशन F dt होता है। लेकिन बताओ अगर एक्सप्रेशन की जगह F और T ग्राफ का एरिया दे रखा हो तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? मैथ ग्राफिकली क्या बोल सकते हैं? FT ग्राफ का एरिया, है ना? हेलो? यस सर। ये तो कंपैरेटिवली याद रखना है। बताओ, एफ एक्स ग्राफ का एरिया तो वर्क डन को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन एफ टी ग्राफ का जो एरिया है वो एक्सटर्नल फोर्सेस के इंपल्स को रिप्रेजेंट करता है। ध्यान रखोगे कंपैरेटिवली? यस सर। ये ध्यान रखना। चलो मैं आगे यस सर। बढ़ता हूँ। तो ये इंपल्स मोमेंटम इक्वेशन का एक कॉमन टाइप का क्वेश्चन देखा, है ना? अब आगे बढ़ते हैं। तो देखो मैंने अभी बताया था कि जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं वो मोमेंटम को चेंज करते हैं, है ना? बताया था कि आपस में लगने वाले फोर्स मोमेंटम को चेंज नहीं कर सकते। मोमेंटम को चेंज करने का काम केवल एक्सटर्नल फोर्स करते हैं, ठीक है? अब ध्यान रखना कि मोमेंटम को चेंज करने वाले जो एक्सटर्नल फोर्स हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं नॉन इम्पल्सिव फोर्सेस जिसको फाइनाइट फोर्सेस बोलते हैं, और दूसरे होते हैं इम्पल्सिव फोर्सेस मतलब झटके वाले फोर्सेस, है ना? ये तो देखो, ये मैं यार टैब पे तो नहीं बता पाऊंगा, बोर्ड तो नहीं है, लेकिन तुम समझ सकते हो कि जैसे किसी ऑब्जेक्ट पर हम ग्रेजुअली धक्का लगा रहे हैं, तो बताओ, है ना? किसी भी ऑब्जेक्ट, जैसे ये फिगर देखना, किसी ऑब्जेक्ट को हम हाथ से पकड़ करके ग्रेजुअली धक्का लगा रहे हैं, तो बताओ वो जो धक्का देने वाला फोर्स होगा वो तो फाइनाइट होगा, 10 न्यूटन 100 न्यूटन ऐसा कुछ होगा, ठीक है? और ऐसे फाइनाइट फोर्सेस को तो नॉन इम्पल्सिव फोर्स बोलते हैं। लेकिन दूसरा एक और केस देखते हैं। चलो इस बार मान लेते हैं कि वही ब्लॉक है, लेकिन इस बार क्या करें, हथौड़े की मदद से इसको हिट कर रहे हैं, एक झटका लगा रहे हैं, दिख रहा है ना? वो तो एक यस हथौड़ी की मदद से सर। इसको हिट कर रहे हैं, मतलब ऐसे झटका लगा रहे हैं, है ना? तो तुम ध्यान रखना कि जो झटके वाले जो फोर्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं? इम्पल्सिव फोर्सेस। दिमाग में रहेगा ना कि हथौड़ी की मदद से हिट कर रहे हो तो झटका लगा रहे हैं, तो ये जो झटके वाले फोर्सेस होते हैं उसको क्या बोलते हैं? इम्पल्सिव फोर्सेस। तो ध्यान रखना कि जो ग्रेजुअली फोर्स लगाते हैं उसको नॉन इम्पल्सिव फोर्सेस, और हिट करते हैं या जो झटका लगाते हैं उस फोर्स को इम्पल्सिव फोर्स बोलते हैं, ठीक है? तो दोनों को एक बार देख लेते हैं। चलो पहले नॉन इम्पल्सिव है फाइनाइट फोर्सेस, तो हमको पता है कि ऐसे फोर्स जो फाइनाइट मैग्नीट्यूड के होते हैं या जो ग्रेजुअली लगते हैं उसको नॉन इम्पल्सिव फोर्स बोलते हैं, ठीक है? इसके एग्जांपल भी देख सकते हो, जैसे बताओ ग्रेविटेशन फोर mg। हेलो? फिर बताओ जो ग्रेविटेशन फोर mg यस होगा हमेशा फाइनाइट ही होगा ना, इनफाइनाइट नहीं होगा, तो ये भी यस सर। हमेशा नॉन इम्पल्सिव होता है। ऐसे स्प्रिंग फोर्स kx, बताओ k भी फाइनाइट और स्प्रिंग में खींचाव भी फाइनाइट, तो स्प्रिंग फोर्स भी हमेशा फाइनाइट या नॉन इम्पल्सिव रहेगा। ऐसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स k q1 q2 अपन r स्क्वायर, तो होता अगर डिस्टेंस नॉन जीरो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी हमेशा फाइनाइट होगा, तो ये भी नॉन इम्पल्सिव फोर्स में आता है, ठीक है? ऐसे टेंशन, नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन ये तीनों कंडीशनल हैं। अगर ये तीनों ग्रेजुअली लगे तब तो फाइनाइट या नॉन इम्पल्सिव होंगे, लेकिन झटके के साथ लगे तो इम्पल्सिव होंगे। ये टेंशन की बात करते हैं, है ना? ऐसे मान लेते हैं कि कोई रस्सी से m मास का कोई ब्लॉक लटका दिया है, तो अभी इस रस्सी में जो टेंशन होगी वो फाइनाइट होगी या इम्पल्सिव होगी? फाइनाइट, हमको पता है ना कि m मास का ब्लॉक जस्ट लटका ही है, तो अभी तो इसमें टेंशन mg के बराबर होगी, जो कि फाइनाइट होगी, इससे अभी तो टेंशन नॉन इम्पल्सिव होगी, ठीक है? लेकिन अगला केस तेरा उसको देखना, नहीं बनाया था। अगला केस तेरा उसको देखना, जैसे वही धागे से m मास का कोई ब्लॉक लटकाया है, शुरू में हमने ब्लॉक को पकड़ करके बिल्कुल ऊपर ले गए और चलो ब्लॉक को छोड़ दिया है, तो छोड़ देंगे तो कुछ डिस्टेंस तक तो ये ब्लॉक बिल्कुल फ्रीली गिरेगा, सही है ना? कुछ हाइट तक तो ब्लॉक फ्रीली गिरेगा, और उसके बाद जैसे ही ब्लॉक एल जितना गिर जाएगा तो अचानक में धागा टाइट हो जाएगा, मतलब धागे में झटका लगेगा, तो बताओ उस इंस्टेंट पर जो टेंशन होगा वो इम्पल्सिव होगा या नॉन इम्पल्सिव? इम्पल्सिव। इम्पल्सिव होगा। हमको पता है ना कि पहले तो
धागा लूज है तो ब्लॉक फ्रीली नीचे गिरेगा, लेकिन जैसे इसका डिस्प्लेसमेंट एल के बराबर हो गया तो बताओ अब धागे में अचानक में झटका लगेगा, और झटका लगेगा तो टेंशन इम्पल्स ही होगा, मतलब इसकी वैल्यू एक इंस्टेंट के लिए बहुत ज्यादा हो जाएगी, जिसको मैथमेटिकली टेंड्स टू इनफाइनाइट बोलते हैं। तो टेंशन कंडीशनल है, धीरे धीरे लगा तो नॉन इम्पल्सिव, लेकिन झटके के साथ लगा तो इम्पल्सिव। ऐसे नॉर्मल है ना, धक्का देने वाला फोर्स है नॉर्मल रिएक्शन, वो भी कंडीशनल होता है। बताओ धक्का ग्रेजुअली लगे तब तो नॉन इम्पल्सिव होता है, लेकिन एक झटके में लगे तो इम्पल्सिव होता है। सही बोला ना? ये बताओ, इस ब्लॉक को Yes, हाथ से sir. पकड़ करके ले जा रहे हैं तब तो नॉर्मल रिएक्शन नॉन इम्पल्सिव होगा, लेकिन अगर इस ब्लॉक को घुसा मार रहे हैं तो बताओ इस पर जो फोर्स लगेगा झटके वाला इम्पल्सिव होगा, है ना? और ऐसे ही फ्रिक्शन म्यू कैन, तो बताओ अगर ये नॉर्मल रिएक्शन ग्रेजुअली लग रहा है तो फ्रिक्शन म्यू कैन भी फाइनाइट या नॉन इम्पल्सिव होगा, ठीक है? तो ये नॉन इम्पल्सिव देख लिए इस, है ना? चलो नॉन इम्पल्सिव फोर्सेस के लिए इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन देखते हैं। तो हमको अच्छे पता है कि नॉन इम्पल्सिव फोर्सेस के लिए तो इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन वही P फाइनल माइनस P इनिशियल इक्वल टू J एक्सटर्नल, जहां हमको पता है कि J एक्सटर्नल को हम इंटीग्रेशन F एक्सटर्नल dt लिख सकते हैं, या फिर अगर एक्सटर्नल फोर्स कांस्टेंट हो तो उसको F इंटू टी लिख सकते हैं। सही है ना? और नॉन इम्पल्सिव फोर्सेस के लिए तो इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन का क्वेश्चन देख चुके थे। इसमें जो एक्सटर्नल फोर्स था वो नॉन इम्पल्सिव है, फाइनाइट था ना, तो इसको हम देख चुके हैं, ठीक है? तो ध्यान रखना कि अभी तक पूरी फिजिक्स में हमने नॉन इम्पल्सिव या फाइनाइट फोर्सेस की स्टडी की है, लेकिन अब हम इम्पल्सिव मतलब झटके वाले फोर्सेस को भी देखते हैं, ठीक है? तो चलो इम्पल्सिव फोर्स का एक नॉर्मल एग्जांपल ले रहा हूँ, है ना? इम्पल्सिव फोर्स का एक कॉमन एग्जांपल ले रहा हूँ। जैसे मान लेते हैं कि जमीन के ऊपर m मास का कोई ब्लॉक रखा हुआ है, और अब ऐसा करते हैं कि हथौड़े की मदद से ब्लॉक को तेजी से हिट करते हैं, जोर से। सही है ना? कि हथौड़ी की मदद से ब्लॉक को बहुत जोर से हिट करते हैं। तो तुम बताओ कि हथौड़ी की मदद से ब्लॉक को हिट करें तो बताओ ब्लॉक पर झटके वाला फोर्स लग रहा है ना? हेलो, Yes, sir. हथौड़ी की मदद से ब्लॉक को जोर से हिट करें तो ब्लॉक पर ऐसा झटके वाला फोर्स लग रहा है, और हमको पता है कि जो झटके वाला फोर्स होता है उसको हम इम्पल्सिव फोर्स बोलते हैं, ठीक है? और एक और चीज कि कभी भी हथौड़े की मदद से इसको हिट करेंगे मतलब झटके वाला फोर्स लगाएंगे, तो अगर इसको अगर तुम मेजर करो ना, है ना, झटके वाले फोर्स को मेजर करो तो इसकी वैल्यू बहुत ही ज्यादा होगी, मतलब 10,000 या 1 लाख न्यूटन के आसपास होगी, है ना? ध्यान रखना कि कभी किसी को हिट करते हैं ना, तो जो झटके वाला फोर्स है उसकी वैल्यू बहुत ही ज्यादा होती है, 10,000 या 1 लाख के आसपास होती है। तो झटके वाले फोर्स की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, इसलिए इसको F टेंड्स टू इनफाइनाइट से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम मूर्खों की लैंग्वेज में बहुत ज्यादा बोलते हैं, उसको मैथमेटिक्स में टेंड्स टू इनफाइनाइट। तो ध्यान रखना कि झटके वाले फोर्स की वैल्यू तो बहुत ज्यादा होती है, मतलब F टेंड्स टू तो इनफाइनाइट होता है, और वो एक झटके में लगता है, मतलब बहुत कम टाइम इंटरवल के लिए लगता है। तो टाइम इंटरवल बहुत ही कम होता है, मतलब टाइम इंटरवल डेल्टा टी टेंड्स टू 0 होगा। सही है ना? या इसका अगर ग्राफ बनाएंगे ना, अगर झटके वाले फोर्स का टाइम के साथ ग्राफ बनाया तो इस टाइप का आएगा, है ना? झटके वाला जो फोर्स है उसकी वैल्यू बहुत ही ज्यादा होगी, इतनी ज्यादा होगी कि अपना ग्राफ पेपर ही छोटा पड़ने लग जाएगा, और एक झटके में लग रहा है, मतलब इसका टाइम इंटरवल बहुत ही कम होगा, डेल्टा टी टेंड्स टू 0। बस अब हम डिफाइन कर सकते हैं, तो बोल सकते हैं कि बहुत शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए लगने वाले और बहुत ज्यादा मैग्नीट्यूड वाले जो फोर्स होते हैं उसको इम्पल्सिव फोर्स बोलते हैं। सही है ना? हेलो, Yes, sir. एकदम किताबी शब्दों में बोल सकते हैं कि बहुत ज्यादा मैग्नीट्यूड वाले और बहुत कम टाइम इंटरवल के लगने वाले जो फोर्स होते हैं उसको इम्पल्सिव फोर्स, बाकी अपने सबसे सिंपल शब्दों में बोल सकते हैं कि जो झटके वाले जो फोर्स होते हैं उसको इम्पल्सिव फोर्स बोलते हैं, है ना? अब देखो, तुम खुद बताओ कि इम्पल्सिव फोर्स की वैल्यू तो बहुत ज्यादा होती है, मतलब टेंड्स टू इनफाइनाइट होती है, टाइम इंटरवल बहुत ही कम होता है, मतलब टेंड्स टू 0 होता है। तो इन झटके वाले फोर्सेस का इम्पल्स कितना होगा वो देखना है। तो हमको पता है कि जो झटके वाले फोर्स है उसका भी इम्पल्स हम क्या लिख सकते हैं, एवरेज फोर्स इनटू डेल्टा टी लिख सकते हैं ना? हेलो, Yes, sir. ये झटके वाले जो फोर्स होते हैं उसका इम्पल्स एवरेज फोर्स इनटू डेल्टा टी लिख सकते हैं, लेकिन तुम बताओ कि झटके वाले, है ना, जो इम्पल्सिव फोर्स होते हैं या झटके वाले फोर्स होते हैं उसमें फोर्स की वैल्यू तो बहुत ज्यादा होती है, टेंड्स टू इनफाइनाइट, और टाइम इंटरवल बहुत ही कम होता है, मतलब डेल्टा टी टेंड्स टू 0। तुम खुद बताओ कि झटके वाले जो फोर्स है इसका इम्पल्स एफ डेल्टा टी, तो झटके वाले फोर्सेस की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, तो टेंड्स टू इनफाइनाइट, और टाइम इंटरवल बहुत ही कम होता है, मतलब टेंड्स टू 0 होता है। तो तुम बताओ
कि एक चीज बहुत ज्यादा है और दूसरी चीज बहुत कम है, तो होता है इनका जो मल्टीप्लाई होगा वो बहुत ज्यादा भी नहीं होगा और बहुत कम भी नहीं होगा। इनका जो मल्टीप्लाई होगा वो फाइनाइट होगा, मतलब मॉडरेट होगा। सोच सकते हो ना? हेलो, यस Yes, sir. झटके वाले फोर्स का इंपल्स एफ डेल्टा टी, जहाँ एफ बहुत ज्यादा में तो टेंस टू इनफाइनाइट है, डेल्टा टी बहुत कम है, टेंस टू जीरो है, तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत ज्यादा भी नहीं आएगा और बहुत कम भी नहीं आएगा। इनका मल्टीप्लाई मॉडरेट होगा या फाइनाइट होगा, है ना? तो हम बोल सकते हैं कि इंपल्सिव फोर्स ऐसे फोर्स होते हैं जो बहुत शॉर्ट टाइम इंटरवल में ही फाइनाइट मोमेंटम प्रोवाइड कर लेते हैं। बताओ, ये जो नॉन इंपल्सिव फोर्सेज हैं उनका तो शॉर्ट टाइम इंटरवल में मोमेंटम सप्लाई टेंस टू जीरो होगा, सही है ना? Yes, sir. जो फाइनाइट फोर्सेज हैं उसमें एफ तो फाइनाइट है और अगर टाइम इंटरवल बहुत कम हो तो इनका मोमेंटम प्रोवाइडेड भी टेंस टू जीरो होगा। तो ध्यान रखना कि जो फाइनाइट फोर्सेज हैं वो तो बहुत शॉर्ट टाइम इंटरवल में बिल्कुल न के बराबर मोमेंटम सप्लाई करते हैं, लेकिन ये जो इंपल्सिव फोर्स हैं, झटके वाले फोर्स हैं, वो बहुत कम टाइम इंटरवल में ही सफिशिएंट या फाइनाइट अमाउंट ऑफ मोमेंट इंपल्स प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है? सही है ना? तो इसीलिए बताओ कि शॉर्ट टाइम इंटरवल में फाइनाइट फोर्सेस के कंट्रीब्यूशन को नेग्लिजिबल मान सकते हैं, लेकिन शॉर्ट टाइम इंटरवल में झटके वाले फोर्स के कंट्रीब्यूशन को नेग्लिजिबल नहीं मान सकते हैं। सही बोला ना? Yes, sir. यस सर तो तुम याद करके बताओ कि जो मैंने रिकॉर्डेड वीडियो था उसमें क्वेश्चन था, इसमें शेल पर ग्रेविटेशन फॉर 3 mg लग रहा था, है ना? लेकिन तुम बताओ कि शेल पर ग्रेविटेशन फॉर 3 mg लग तो रहा था, लेकिन ये फाइनाइट या नॉन इंपल्सिव फोर्स है, तो तब ब्लास्ट होने के जस्ट पहले और जस्ट बाद के टाइम इंटरवल बहुत कम होगा और इतने कम टाइम इंटरवल में इनफाइनाइट फोर्सेस का इंपल्स नेग्लिजिबल मान सकते हैं, इसलिए हम मोमेंटम कंजर्वेशन लगा रहे थे। सही बोला ना? लेकिन वो Yes, एक्सटर्नल sir. फोर्स झटके वाला होता तो यस क्या सर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते थे क्या? No, sir. नहीं लगा सकते थे। ठीक है? नो तो सर ये हमने इंपल्सिव फोर्सेस के बारे में देख लिया। ठीक है? चलो इसके एग्जांपल देखते हैं। तो बताओ, ग्रेविटेशन फॉर mg, स्प्रिंग फोर्स kx, ये सब तो हमेशा फाइनाइट ही होते हैं, ये तो कभी इंपल्सिव हो ही नहीं सकते। लेकिन टेंशन, नॉर्मल रिएक्शन और ये काइनेटिक फ्रिक्शन, ये अगर, है ना, ध्यान रखना, स्प्रिंग फोर्स mg ये सब तो हमेशा फाइनाइट होते हैं, लेकिन टेंशन, नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन ये कंडीशनल होते हैं। अगर टेंशन, नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन अगर धीरे धीरे लगे, ग्रेजुअली लगे, तब तो ये नॉन इंपल्सिव होंगे, लेकिन अगर ये झटके से लगे तो इंपल्सिव होंगे। सही बोला ना? तू ही बता, जैसे ये Yes, वाला केस sir. था उसमें टेंशन झटके के साथ लग रही थी तो इंपल्सिव थी। ऐसे होता है, इस ब्लॉक को हाथ से धीरे से धक्का दे तब तो ये नॉर्मल रिएक्शन नॉन इंपल्सिव होगा, लेकिन हथौड़े की मदद से हिट करें तो फिर ये इंपल्सिव होगा, है ना? और ऐसे फ्रिक्शन भी इंपल्सिव हो सकता है। जैसे बताओ, ये जमीन की सरफेस है और किसी बॉल को ऐसा टेढ़ा फेंका है, तो बॉल जमीन से टकराएगी और उसके बाद बाउंस होगी, है ना? मान लेते हैं रफ सरफेस है, तो टकराएगी और बाउंस भी होगी और इस बार बॉल टेढ़ी टकरा रही है, तो टकराते टाइम एक इंस्टेंट के लिए आगे की ओर फिसलेगी, तो इस पर काइनेटिक फ्रिक्शन पीछे लगेगा, म्यू के इनटू एन। अब बताओ, टक्कर के ड्यूरिंग जो धक्का देने वाला नॉर्मल रिएक्शन है, इंपल्सिव होगा या नॉन इंपल्सिव? Impulsive होगा sir. इंपल्सिव। बताओ, बॉल टकरा रही है, जमीन से टकराई तो झटका लगेगा ना, तो टकराने के ड्यूरिंग ये जो धक्का देने वाला फोर्स नॉर्मल रिएक्शन है वो इंपल्सिव होगा, तो काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू कैन बी टेंड्स टू इनफाइनाइट होगा, वो भी इंपल्सिव होगा। तो ध्यान रखना, टेंशन, नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन ग्रेजुअली लगे तो नॉन इंपल्सिव, लेकिन अगर टेंशन, नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन झटके के साथ लगे तो इंपल्सिव होंगे। तो इंपल्सिव फोर्सेस के बारे में देख लिया। अब चलो मेन चीज, इंपल्सिव फोर्सेस के लिए इंपल्स मोमेंटम इक्वेशन क्या होगी वो देखना है। तो हमको पता है कि इंपल्सिव फोर्सेस के लिए भी इंपल्स मोमेंटम इक्वेशन वही होगी, P फाइनल माइनस P इनिशियल इक्वल टू J एक्सटर्नल, वही हो गया। P फाइनल माइनस P इनिशियल इक्वल टू J एक्सटर्नल, जहाँ J एक्सटर्नल क्या होगा, इन इंपल्सिव फोर्सेस का मोमेंटम प्रोवाइडेड, और हमको पता है कि एवरेज इंपल्सिव फोर्स F, झटके का टाइम इंटरवल डेल्टा टी, तो उनका इंपल्स कितना होगा, एफ इंटू डेल्टा टी। सही है ना? बस Yes, झटके वाले sir. फोर्सेस के लिए इंपल्स मोमेंटम इक्वेशन यहाँ भी पी फाइनल माइनस पी इनिशियल इक्वल जे एक्सटर्नल, लेकिन इधर जे एक्सटर्नल क्या होगा, एफ डेल्टा टी, जब एफ तो एवरेज इंपल्सिव फोर्स, उसकी वैल्यू बहुत बहुत ज्यादा होगी, और डेल्टा टी झटके का टाइम इंटरवल वो बहुत बहुत ही कम होगा, है ना? तो ये बता दिया। अब देखो, एक लास्ट चीज बोल रहा हूँ यार, है ना, एक लास्ट चीज बोल रहा हूँ, तो ध्यान रखना ध्यान रखना कि आगे हम
पूरी फिजिक्स में से कई बार क्वेश्चन आते हैं जब ऑब्जेक्ट पर झटका लगता है ना? फिजिक्स में से बहुत सारे केस आते हैं जब इस ऑब्जेक्ट पर झटका लगता है। और ध्यान रखना कि पूरी फिजिक्स में अगर कभी भी ऑब्जेक्ट पर झटका लगे तो झटका शब्द सुनते ही दिमाग में आना चाहिए कि अब कोई बुद्धि नहीं लगानी, बस भगवान का नाम लेकर के इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन लगा देंगे, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल इक्वल जे एक्सटर्नल, दैट्स ऑल। कर लोगे ना? तो कभी झटका लगे तो बस इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन ही लगानी है। चलो इसमें कुछ फटाफट केसेस देखते हैं। तुमको बताना है कि वो फोर्स इम्पल्सिव होगा या नॉन इम्पल्सिव। बताओ, जैसे पेंडुलम धागे से लटका हुआ है तो इसमें टेंशन इम्पल्सिव होगी या नॉन इम्पल्सिव? नॉन इम्पल्सिव। इसमें तो टेंशन की वैल्यू mg होगी, फाइनाइट होगी, मतलब इसमें तो टेंशन जो होगी नॉन वो इम्पल्सिव। नॉन इम्पल्सिव होगी। लेकिन चलो ब्लॉक को ऊपर से छोड़ा है, अब बताओ जैसे इसकी वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट L के बराबर हो गया तो रस्सी में अचानक में झटका लगेगा, तो जिस इंस्टेंट पर रस्सी में झटका लगेगा उसमें टेंशन टेंस टू इनफाइनाइट हो जाएगी, मतलब जिस इंस्टेंट पर झटका लगेगा उस इंस्टेंट पर टेंशन इम्पल्सिव होगी। ठीक, चलो अगला केस ले रहा हूँ। जैसे मान लेते हैं कि 3m मास का कोई ब्लॉक है ना, जमीन की सरफेस के ऊपर रखा हुआ है और m मास की बॉल जो है वो इस ब्लॉक के इस वाले सरफेस से टकरा रही है। तो हमको पूछा है कि इस वेज और जमीन के बीच जो प्रेसिंग फोर्स होगा वो इस इंस्टेंट पर इम्पल्सिव होगा या नॉन इम्पल्सिव? मैं इस वाले फोर्स की बात कर रहा हूँ, है ना? इस गाड़ी और ब्लॉक के बीच जो प्रेसिंग फोर्स है वो कैसा होगा? नॉन इम्पल्सिव। नॉन नॉन इम्पल्सिव। इम्पल्सिव सर। डायरेक्ट बोल सकते हैं कि बताओ ये जो बॉल है वो इस सरफेस पे टकरा रही है ना, तो तुम खुद बताओ कि बॉल चाहे किसी भी डायरेक्शन में टकराए, बताओ बॉल और इस वेज के बीच सरफेस बिल्कुल स्मूथ है ना? बॉल चाहे ऐसे टकराए ऐसे टकराए कैसे भी टकराए, बॉल और वेज के बीच सरफेस बिल्कुल स्मूथ है, तो सरफेस स्मूथ है, इसे टक्कर के ड्यूरिंग जो झटका लगेगा वो बिल्कुल नॉर्मल डायरेक्शन में होगा। सही बोला ना? तो बॉल चाहे टेढ़ी टकराए यस सीधी सर। टकराए, सरफेस बिल्कुल स्मूथ है, इसे टक्कर के ड्यूरिंग बॉल के कारण इस गाड़ी पर जो धक्का लगेगा वो बिल्कुल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगेगा, मतलब बिल्कुल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगेगा। तो इस झटके का कोई भी कंपोनेंट वर्टिकल आएगा क्या? नो सर। नहीं आएगा। नो इसलिए सर। इस वेज और जमीन के बीच जो प्रेसिंग फोर्स होगा वो फाइनाइट होगा या नॉन इम्पल्सिव होगा, उसकी वैल्यू सिंपली कितनी होगी? 3mg होगी। चलो अगला केस ले रहा हूँ। इस बार भी सेम वही केस है कि 3m मास का कोई वेज है ना, उसको भी जमीन के ऊपर रखा, इस बार बॉल इसके इस वाले सरफेस से टकरा रही है, ये परपेंडिकुलर टकरा है टेढ़ी टकरा है उससे कोई मतलब नहीं है, इस वाले सरफेस से टकरा रही है। तो बताओ अब इस वेज और जमीन के बीच जो प्रेसिंग फोर्स होगा इम्पल्सिव होगा या नॉन इम्पल्सिव? अब इम्पल्सिव होगा। ठीक है, खुद बताओ, तुमको बताओ इस बार बॉल इस वाले सरफेस पे टकरा रही है, किस डायरेक्शन में टकरा उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन बॉल इस वाले सरफेस से टकरा रही है, तो तब बॉल और वेज की भी सरफेस बिल्कुल स्मूथ है, इससे बॉल की वेलोसिटी चाहे कैसी भी हो, टक्कर के ड्यूरिंग झटका बिल्कुल नॉर्मल डायरेक्शन लगेगा, तो टक्कर के ड्यूरिंग ये जो बॉल है वो इस वेज पर नॉर्मल डायरेक्शन में झटका लगाएगी। तो बताओ क्या हो रहा है? एंड टक्कर के ड्यूरिंग ये जो बॉल है वो वेज पर नॉर्मल डायरेक्शन में झटका लगाएगी, तो तुम बताओ इस बार झटका टेढ़ा है तो इसका एक कंपोनेंट वर्टिकल भी आएगा, तो बताओ वेज के कारण जमीन पर जो प्रेसिंग फोर्स होगा वो भी झटके वाला होगा, मतलब वो भी इम्पल्सिव होगा। हो जाएगा? यस सर। चलो इसका एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद अगली क्लास का टाइम हो रहा है, इसका लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, उसको देख लेना। ठीक है, ध्यान से, ये बिल्कुल कॉमन टाइप का क्वेश्चन है। तो इसमें हमको दे रखा है कि रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस है, दे रखा है हाँ, आवाज आ रही है? हेलो? यस सर। हाँ, तो क्वेश्चन में हमको दे रखा है कि रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस है जिसका फ्रिक्शन कोएफिशिएंट 0.2 है, उसके ऊपर 20 केजी मास का कोई ब्लॉक रखा है ना? 20 केजी मास का कोई ब्लॉक रखा है और हमको दे रखा है कि शुरू में ब्लॉक रुका हुआ है, मतलब शुरू में इसकी वेलोसिटी 0 है। अब देखो इस ब्लॉक को अचानक में हमको वेलोसिटी देनी है ना? ब्लॉक को हमको अचानक में वेलोसिटी देनी है, तो उसके लिए क्या करते हैं, हथौड़े की मदद से इस ब्लॉक को हिट करते हैं। दिख रहा है ना? हथौड़ी की मदद से इस ब्लॉक को हिट करते हैं, मतलब झटका लगाते हैं, और हमको दे रखा है कि जो झटके वाला इम्पल्सिव फोर्स है
है ना, उसकी एवरेज वैल्यू हमको 10,000 न्यूटन दे रखी है, बहुत ज्यादा होती है ना, तो ये झटके वाला Yes, sir. एवरेज इम्पल्सिव फोर्स 10,000 न्यूटन है, और ये जो फोर्स लगेगा एक झटके में लगेगा, मतलब बहुत शॉर्ट टाइम इंटरवल में लगेगा, तो झटके का टाइम इंटरवल 0.01 सेकेंड ये दे रखा है। तो सबसे पहले हमको पूछा है कि झटके के जस्ट बाद इसकी वेलोसिटी कितनी पैदा हो जाएगी वो देखना है ना, हिट करने के जस्ट बाद इसकी वेलोसिटी कितनी पैदा हो जाएगी वो हमको देखना है, और उसके बाद फिर ये रफ सरफेस पर फ्रिक्शन के कारण इसकी वेलोसिटी घटेगी, तो कितने डिस्प्लेसमेंट के बाद ब्लॉक रुक जाएगा वो देखना है ना, हिम्मत करके स्टार्ट करते हैं। तो ये ब्लॉक शुरू में रुका हुआ था, मतलब शुरू में तो वेलोसिटी 0 थी, अब हथौड़े की मदद से हिट कर रहे हैं, और एवरेज इंपल्सिव फोर्स इतना और झटके का टाइम इंटरवल 0.01 सेकेंड है। तो सबसे पहले हमको देखना है कि हिट करने के जस्ट बाद इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी वो देखना है। तो बस तुम खुद बताओ कि हिट करने के जस्ट पहले और जस्ट बाद के बीच क्या लगा देंगे? मोमेंटम वो वाला Moment. मोमेंटम और ये वाला इक्वेशन सर क्या कहते हैं इम्पल्स है ना, बिल्कुल सही। तो तुम बताओ कि Impulsive. ब्लॉक को हथौड़े की मदद से हिट करें, मतलब ब्लॉक पर झटका लग रहा है, तो बस झटका लग रहा है वर्ड सुनते ही दिमाग में आना चाहिए, बताओ क्या लगा देंगे? बस इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन। बस हम क्या करेंगे, हिट करने के जस्ट पहले और जस्ट बाद के बीच, है ना, हिट करने के जस्ट पहले और जस्ट बाद के बीच इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन लगा देंगे, मतलब P फाइनल माइनस P इनिशियल इक्वल टू J एक्सटर्नल, ये लगा देंगे, ठीक सही है। चलो इनकी वैल्यू रखते हैं ढंग से, पहले P फाइनल, तो हिट करने के जस्ट बाद इसकी स्पीड मान लेते हैं V फाइनल हो गई, तो हिट करने के जस्ट बाद इसका मोमेंटम तो m इंटू वी फाइनल माइनस P इनिशियल कितना है 0, क्योंकि हिट करने के जस्ट पहले इसकी वेलोसिटी 0 थी, इक्वल टू, अब सबसे मेन चीज है J एक्सटर्नल, है ना, सबसे मेन चीज है J एक्सटर्नल, और मैंने चमका कर बताया था कि इसमें J एक्सटर्नल क्या होता है, एक्सटर्नल झटके का इम्पल्स, है ना, तो J एक्सटर्नल झटके का इम्पल्स, तो बताओ एवरेज इम्पल्सिव फोर्स F और झटके का टाइम इंटरवल डेल्टा टी हो, तो झटके का इम्पल्स कितना होगा F डेल्टा टी। तो बस P फाइनल तो m इंटू वी फाइनल, P इनिशियल 0 इक्वल J एक्सटर्नल झटके का इम्पल्स F इंटू डेल्टा टी, तो F तो एवरेज इम्पल्सिव फोर्स 10,000 इंटू डेल्टा टी झटके का टाइम इंटरवल 0.01 ये हो गया। इसको सॉल्व कर लेना, तो इसको सॉल्व करेंगे तो V फाइनल इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड, मतलब हिट करने के जस्ट बार इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, अचानक में 5 मीटर पर सेकेंड होगी। अब देखो इसमें कई लोग कंफ्यूज होते हैं, कई लोग सोचते हैं कि अभी भी ब्लॉक थोड़ा स्लाइड करेगा तो अभी भी ब्लॉक पर पीछे की ओर काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। इस काइनेटिक फ्रिक्शन का हमने इंपल्स सप्लाइड नहीं देखा, बताओ सही किया है गलत? सही किया सर। सही किया है ना। तो हमको अच्छे पता है कि ये तो सही है कि शुरू में भी ब्लॉक पर काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा तो सही, लेकिन बताओ काइनेटिक फ्रिक्शन फाइनाइट होगा, कह सकते हैं ना यार, ये ध्यान रखना कि शुरू में भी इस ब्लॉक पर काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा तो सही, लेकिन काइनेटिक फ्रिक्शन फाइनाइट होगा या नॉन इम्पल्सिव होगा। तो बताओ हिट करने के जस्ट पहले और जस्ट बाद की भी टाइम इंटरवल बहुत ही स्मॉल है, और बताओ इतने स्मॉल टाइम इंटरवल में इनफाइनाइट फोर्सेस का इंपल्स प्रोवाइडेड टेंड्स टू 0 होगा। इसलिए जस्ट पहले और जस्ट बाद के बीच इतने शॉर्ट टाइम इंटरवल में फाइनाइट फोर्सेस के कंट्रीब्यूशन को नेग्लिजिबल मान सकते हैं, सही बोला ना? यस सर। ये ध्यान रखना Yes. कि काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा लेकिन फाइनाइट होगा, तो जस्ट पहले और जस्ट बाद के बीच शॉर्ट टाइम इंटरवल में फाइनाइट फोर्सेस का कंट्रीब्यूशन नेग्लिजिबल होगा, उसको काउंट नहीं करेंगे। तो याद रखना कि कभी भी तुम जस्ट पहले और जस्ट बाद के बीच शॉर्ट टाइम इंटरवल की इक्वेशन लगा रहे हो तो उसमें केवल इंपल्सिव फोर्सेस का ही कंट्रीब्यूशन देखेंगे, फाइनाइट फोर्सेस का कंट्रीब्यूशन बिल्कुल नेग्लिजिबल होगा। चलो अब आगे बढ़ रहा हूँ। तो बता हिट करने के बाद अचानक में इसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड पैदा हो गई। तो बताओ इस वेलोसिटी के कारण, सही बोला ना, हिट करने के कारण अचानक में इसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड हो गई, तो बताओ इस वेलोसिटी के कारण ब्लॉक आगे की ओर स्लाइड करेगा, और बताओ आगे की ओर स्लाइड करेगा तो टांग खींचने के लिए काइनेटिक फ्रिक्शन पीछे लगेगा, और काइनेटिक फ्रिक्शन कितना होगा, म्यू के इंटू प्रेसिंग फोर्स mg, तो म्यू के तो 0.2 इंटू mg कितना होगा 200, सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ गया बताओ 40, सही है 40 न्यूटन। ना। तो फालतू निकालिए, हमको तो एक्सेलरेशन से मतलब है,
तो भी बोल सकते हैं। हिट करने के जस्ट बाद वेलोसिटी पैदा हो जाएगी, तो ब्लॉक आगे की ओर स्लाइड करेगा, और आगे की ओर स्लाइड करेगा तो टांग खींचने के लिए काइनेटिक फ्रिक्शन पीछे म्यू के mg इतना होगा। तो होता फोर्स इतना है, तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, फोर्स बाय मास डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, म्यू के इंटू जी। म्यू के 0.2 इंटू जी 10, तो ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का कांस्टेंट रिटार्डेशन लगेगा। बस इस फ्रिक्शन के कारण इसकी वेलोसिटी घटेगी, और कुछ टाइम के बाद वेलोसिटी 0 हो जाएगी, मतलब ब्लॉक परमानेंटली रुक जाएगा। तो हमको देखना है कि रुकने तक, है ना, रुकने तक ब्लॉक कितने डिस्टेंस ट्रैवल करेगा वो देखना है। तो चलो मैं इसको ए मान लेता हूँ और इसको बी। तो बताओ ए से बी के बीच कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड वाले। थर्ड बताओ, है ना, तुम बताओ कि हिट करने के बाद तो फोर्स है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो गया है ना, तो हिट करने के बाद ये जो ब्लॉक स्लाइड करा उसमें तो सिंपली इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं। रुकने तक इसका डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s। तुम बताओ कि फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 0 इक्वल टू इनिशियल कितनी थी बताओ, 5 स्क्वायर प्लस 2, एक्सेलरेशन अपोजिंग इससे -2 इंटू एस निकालना है। तो इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास s इक्वल टू कितना आ जाएगा, 25/4, ये आ गया। या कोई चालाक हो तो इसमें प्रोजेक्टाइल वाला फॉर्मूला भी लगा सकता है ना। तुम कुछ बताओ, जैसे बॉल को अगर ऊपर की ओर फेंकते हैं तो पहले बॉल ऊपर जाती है और फिर पलट करके नीचे आती है, तो ब्लॉक का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट या मैक्सिमम हाइट कितनी होती है, u स्क्वायर बाय 2g। u स्क्वायर बाय 2g। सही है ना। तो तुम बताओ कि इसमें भी तो वही Yes, है, sir. इसमें तो ब्लॉक आगे जा रहा है, बस एक ही डिफरेंस है कि वर्टिकल प्रोजेक्टाइल के केस में अपोजिंग एक्सेलरेशन का काम g कर रहा था, और यहाँ अपोजिंग एक्सेलरेशन का काम म्यू के जी कर रहा है। तो बताओ, जैसे इसमें ब्लॉक की मैक्सिमम हाइट u स्क्वायर बाय 2g थी, वैसे इस बार ब्लॉक का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट भी कितना होगा, u स्क्वायर बाय 2g की जगह क्या आ जाएगा, म्यू के जी। u कितना है, 5 का स्क्वायर अपन 2 इंटू म्यू के जी कितना है, 2। तो ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इससे भी तुम्हारे पास 25/4 आ गया, ठीक है ना। तो मैंने बताया था ना, सॉरी रेक्टिलिनियर मोशन में बताया था कि ये वर्टिकल प्रोजेक्टाइल के फॉर्मूले जादुई ऐसी ऐसी जगह लग सकते हैं जहां तुम कल्पना भी नहीं कर सकते हो, तो यहाँ लग गया। चलो अब मैं आगे अगली क्लास में कराऊंगा, ठीक है ना। हेलो, Yes, sir. ये तो कल आई थिंक 11 o'clock से 1 o'clock में क्लास लूंगा, ताकि ज्यादा टाइम में हम ज्यादा Yes, चीजें sir. कवर कर पाए। तो इसके स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं एक के बाद एक स्लाइड चेंज कर रहा हूँ, और नोट जरूर कर लेना है, Okay, sir. ये वरना फिर भूल जाओगे। तो सर आप Yes, sir. ग्रुप में डाल देना स्लाइड आपकी। नहीं, अभी पर्सनली भी ले लो यार स्क्रीनशॉट। Okay, sir. ये तो आज का फर्स्ट पेज, ये आज की क्लास का सेकेंड पेज, ये आज की क्लास का थर्ड पेज, ये आज की क्लास का फोर्थ पेज, ये आज की क्लास का फिफ्थ पेज, ये सिक्स पेज, ये सेवंथ पेज, ये एट्थ पेज, ये नाइन्थ पेज, और ये 10th और लास्ट पेज। सर आप जो कल वाले क्वेश्चन का बात की उसमें 3g जो मतलब 3mg जो वो मतलब y डायरेक्शन में ना वो लग रहा था फोर्स, x डायरेक्शन में तो उसमें कोई मतलब एक्सटर्नल फोर्स नहीं था, इसलिए वहां नहीं यार, मोमेंटम कंजर्वेशन क्या करते हो, वाई डायरेक्शन में भी तो एक बॉल मूव कर रही थी। हेलो, हाँ Yes, वो वाले, एक sir. टुकड़ा एक्स मेरे को लगा डायरेक्शन में, वो लेकिन एक टुकड़ा वाई डायरेक्शन में भी मूव कर रहा था। मेरे को लगा तो इस प्रोजेक्टाइल क्वेश्चन में वाले। सही है ना। हेलो, नहीं हाँ ये सर, वाले तो हाँ मेरे को सर. लगा वो वाला प्रोजेक्टाइल वाला एक नहीं था ब्लास्ट होगा इंटरनल फोर्स वो। ये 3 टुकड़ों में टूट रहा था, वही था ना। हाँ ये Yes, दूसरा sir. वाला था, यस सर ये।